हमारा देश बेरोजगारी की प्रॉब्लम से जूझ रहा है और काफी सारा यूथ ऐसा है जो अभी अनएम्प्लॉयड घूम रहा है। तो क्या रीजन है जिसके पीछे कि हमारा देश फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं कर पा रहा है? कि अभी भी बहुत सारा ऐसा यूथ है मार्केट के अंदर कि जो विलिंग टू वर्क है एंड दे आर एबल टू वर्क बट उनको काम नहीं है। तो आइए जानते हैं आज के चैप्टर में इनकम डिटर्मिनेशन के अंदर के इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आपका एक और स्पेशल वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसका? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और अगर बात करी जाए, ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर 12 नंबर 12 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करता है। 12 नंबर, तो 12 नंबर बहुत होते हैं। 40 नंबर में से 12 नंबर सिर्फ किसके पास है? इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी कितने मार्क्स की है? मैक्रो इकोनॉमिक्स आपकी 40 नंबर, 40 में से 12 सिर्फ किसके पास है बताओ? इनकम डिटर्मिनेशन का। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और यूनिट हो जाती है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात कि इसके अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल का दोनों का बैलेंस चलता है। ठीक है, तो मजा आएगा कि हम थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्या पढ़ने वाले, न्यूमेरिकल्स भी। तो आइए जरा डाइव इन करते हैं सीधा चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एग्रीगेट डिमांड की। किसकी बात करने जा रहे हैं? एग्रीगेट डिमांड। ये एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? अब एग्रीगेट डिमांड को जानने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि देश में खर्चा कहां कहां होता है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम ये जान लेते हैं कि सर हमारे देश के अंदर खर्चा कहां कहां होता है। तो पहले आपको सबसे पहले काम है, आपको सेक्टर्स जानने पड़ेंगे। क्या जानने पड़ेंगे? सेक्टर्स। तो सबको पता है, सबने नेशनल इनकम पढ़ा हुआ है। सर पहला सेक्टर कौन सा है? पहला सेक्टर है हाउस होल्ड। सबको पता है नहीं पता है ना? हाउस होल्ड। और दूसरा सेक्टर कौन सा है बेटा? दूसरा सेक्टर है फर्म्स, जहां बिजनेस होता है ना? उसके बाद तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा है सरकार, गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार भी खर्चा करती है। और चौथा क्या है बेटा? ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर के अलावा कहीं भी खर्चा नहीं होता। करेक्ट। अब अगर बात करी जाए तो हाउस होल्ड जो खर्चा करता है उसको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्म्स जो खर्चा करते हैं बेटा उसको हम इन्वेस्टमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स वो खर्चा होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए करा जाता है। तो फर्म जितना भी खर्चा करती है प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, इसलिए उसको आई बोलते हैं हम। सर सरकार क्या करती है बेटा? गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है, हम उसको जी बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को। और सर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेटा 2 ही ट्रांजैक्शन है, एक्सपोर्ट्स की और इंपोर्ट्स की। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट्स, ये 4 ट्रांजैक्शंस होती हैं। करेक्ट है। अब मैं बोल रहा हूं आपसे कि हमारे देश के अंदर अगर मेरे को एग्रीगेट डिमांड देखनी है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो डिमांड करे जा रहे हैं। सर जब भी हम मैक्रो की बात करते हैं, मैक्रो का मतलब होता है इकोनॉमी एज अ होल, हम पूरे देश की बात करने लगते हैं। तो यहां पे जब भी हम बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होने वाला बेटा टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। यानी सर जब हम माइक्रो के अंदर डिमांड पढ़ते थे तो सिंगल कंज्यूमर, सिंगल मार्केट में डिमांड, बट जब भी हम मैक्रो के अंदर डिमांड की बात करते हैं तो वो एग्रीगेट होता है। और एग्रीगेट मतलब पूरे इकोनॉमी के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करे जा रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं सर कहां पे करे जा रहे हैं? तो मैं बोल सकता हूं जो एडी होता है, अगर मैं सिर्फ 2 सेक्टर की बात करूं, 2 सेक्टर, तो सर 2 सेक्टर के अंदर कौन कौन आएगा बेटा? हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है, तो सर 2 सेक्टर के अंदर बेटा एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होना है। क्या होना है? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हाँ जी सर। अच्छा सर 3 सेक्टर के अंदर बेटा, 3 सेक्टर के अंदर एडी इज इक्वल टू क्या होना है? सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है सर। और सर 4 सेक्टर के अंदर बेटा, 4 सेक्टर के अंदर एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये है। तो इस तरीके से यहां पे आती है हमारी 2 सेक्टर मॉडल, ये होता है 3 सेक्टर मॉडल, और ये है हमारा 4 सेक्टर मॉडल। इस तरीके से इकोनॉमी चलती है। बट सर बीइंग अ सीबीएसई स्टूडेंट, अगर हम सीबीएसई स्टूडेंट है तो हमारे सिलेबस में क्या है बेटा? सीबीएसई वालों के सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी है। ये बात आप ध्यान रखना। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल पढ़ना है। तो आगे जब भी मैं आपसे बात करूंगा एडी की, तो हमेशा आपके लिए एडी क्या होने वाला है बेटा? एडी आप लोगों के लिए होने वाला है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? सी प्लस आई, नथिंग एल्स। मुझे लगता है पहली स्लाइड क्लियर हो गई है। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? टोटल डिमांड फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम एंड प्राइस लेवल। सिंपल बात। हाँ जी सर, आगे चलते हैं। अब सर सिमिलरली हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की, तो देखो सेम बात मैंने यहां पे सिर्फ ये क्यों लिखा है ताकि मैं आपको लिखना सिखाऊं कि डेफिनेशन बनती कैसे है ना। आपको डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है, जैसे डिमांड क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड। तो सप्लाई में क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, है ना। तो देखो डेफिनेशन बनानी आनी चाहिए। देखो आपके सामने बनाता हूं मैं डेफिनेशन। ठीक है, क्या? इट इज द टोटल वॉल्यूम, it is the total volume of goods, total volume of goods and
टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। देखो वो था डिमांडेड, यहां पे वर्ड क्या यूज करोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, ठीक है, एट 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 अ गिवन प्राइस लेवल, एट अ गिवन प्राइस लेवल। लो खत्म बात। इस तरीके से आप लोगों को बेटा डेफिनेशन बनानी सीखनी पड़ेगी। तो इट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। सर देश के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी जा रही हैं, है ना, वो सारा का सारा क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई। तो आप क्या मेरे से ये नहीं बोल सकते सर ये बात तो हमने नेशनल इनकम के अंदर भी पढ़ी थी, तो क्या ये जीडीपी ही है? हाँ जी बेटा ये जीडीपी ही है। जीडीपी के अंदर पढ़ा नहीं था टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, पढ़ा था हमने नेशनल इनकम के अंदर, देख लेना नेशनल इनकम वाला वन शॉट, बता रखी है सारी बातें। तो सर क्या हम इसको एग्रीगेट सप्लाई को, क्या एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई बोल सकते हैं क्या? हाँ जी बेटा वाई, वाई क्या होती है, नेशनल इनकम। ठीक है सर। अब सर हमें पता है कि इनकम के साथ सिर्फ दो ही काम हो सकते हैं, या तो इसको कंज्यूम किया जा सकता है या उसको सेव किया जा सकता है, तीसरा काम नहीं हो सकता। इनकम कैन आइदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड, इनकम कैन आइदर बी कंज्यूम्ड और सेव्ड। मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 80 रुपए मार्केट में उड़ा दिए, उड़ाने का मतलब खर्चा कर दिया। सर 20 रुपए पॉकेट में बचा लिए मैंने अपने। तो सर दो ही तो काम हुए, 100 रुपए के साथ सिर्फ दो ही काम हुए, क्या? एक खर्चा, ठीक है 80 रुपए वाला, और 20 रुपए वाली सेविंग्स, नथिंग एल्स। तो यानी कहने का मतलब क्या है, सिंपल लॉजिक है बेटा। सिंपल लॉजिक ये है कि आप इनकम को या तो कंज्यूम कर सकते हो या सेव। और सर इनकम किसके बराबर होती है, एएस। तो एएस भी क्या हो गया, सी प्लस एस। याद रखोगे? बताओ। पीछे मैंने एडी क्या बताया, याद रखना। एडी क्या था बताओ, एडी क्या था, सी प्लस आई। याद रखना बेटा एडी इज इक्वल्स टू क्या है आपके लिए, 2 सेक्टर पढ़ रहे हो तो सी प्लस आई, और ए साथ से क्या है, सी प्लस एस। बात खत्म हो गई, इससे ज्यादा बात अभी याद नहीं करनी, अभी सिर्फ इतनी बात याद करनी है। तो एग्रीगेट सप्लाई टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल, एग्रीगेट डिमांड टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन प्राइस लेवल। ठीक है, हाँ जी। अब जरा आगे चलते हैं, इसके बारे में और बात करेंगे। सर अब इन दोनों में से कॉमन चीज क्या है, दोनों में क्या लगता है क्या कॉमन है बेटा? दोनों अगर मैं लेके आऊं ना, देखो इधर, अगर मैं इन दोनों को ड्रैग करके लेके आऊं तो इसमें से कॉमन है कंजम्पशन। क्या कॉमन है बेटा? इसमें से कॉमन है कंजम्पशन, नथिंग एल्स, और कुछ कॉमन नहीं है। दिख रहा है ना सर, कंजम्पशन यानी सी कॉमन है। तो सर सबसे पहले क्या सी पढ़ेंगे? हाँ जी, सबसे पहले सी पढ़ा जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन। अच्छा सर कंजम्पशन फंक्शन को और कुछ भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको मेरे बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोलो जरा जल्दी, क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मानते हो नहीं मानते? हाँ जी। तो कंजम्पशन फंक्शन और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मोर आर सेम थिंग। ठीक है, हाँ जी। तो मोर और लेस बोथ आर सेम थिंग। चलो भाई आगे चले, जल्दी बताओ। पहले तो वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहा करो, ठीक है, और कमेंट करते रहा करो, सारी चीजें बताते रहा करो कैसी लग रही हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और कुछ भी क्वेरी हो वीडियो के बाद एंड में जाया करो, वीडियो पे नीचे कमेंट में डाल दिया करो, तो मैं सारी की सारी चीजें एड्रेस करने वाला हूं आप लोगों की। ठीक है, आगे चले, यहां तक क्लियर है? हाँ जी सर। अब सर कंजम्पशन फंक्शन की बात करी जाए, बिल्कुल बात करेंगे। कंजम्पशन फंक्शन है क्या, एक सी होता क्या है? देखो आप ये जितनी भी थ्योरी पढ़ रहे हो, आप ये पढ़ रहे हो बेटा जेएम कीन्स की। किसकी पढ़ रहे हो? जेएम कीन्स। सर ये जेएम कीन्स फुल फॉर्म क्या है बेटा? इनकी फुल फॉर्म है जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स, ये नाम है इनका। सर कौन है बेटा? ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। कौन है ये इकोनॉमिस्ट? इन्होंने पूरी थ्योरी दी थी जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, पूरी मॉडर्न इकोनॉमिक्स ही किसके बेसिस पे चलती है बताओ? ठीक है, जेएम कीन्स के बेसिस पे। अब सर इन्होंने क्या बोला, एक सारी बातें क्या करी इन्होंने, आओ जरा मैं बताता हूं। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम पता है क्या? बुक का नाम है द जनरल थ्योरी। बुक का नाम है बेटा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। याद कर लेना इस नाम को, बहुत इंपॉर्टेंट है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉमा इंटरेस्ट एंड मनी। याद कर लोगे? जल्दी बताओ, अलग से लिख रहा हूं ताकि याद कर लो। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये इनकी बुक थी, करेक्ट है सर। अब दूसरी बात सुनो, इस बुक के अंदर इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला भाई जो कंजम्पशन होता है ना, वो इनकम का फंक्शन है।
कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सर क्या मतलब, इधर आओ। इन्होंने बोला कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सर मतलब बेटा कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता है? कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता है। कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। हमने बोला कैसे? इन्होंने बोला देखो ऐसा होता है कि अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम होता है। हमने कहा यार बात तो सही है, बिल्कुल है ना, बात तो सही कह रहे हैं। इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ेगा, इनकम कम होगी कंजम्पशन भी कम होगा। मैंने बोला बट बताओ तो और किस तरीके से एक्सप्लेन करें, ठीक है। तो उन्होंने एक इक्वेशन दी, इन्होंने बोला C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये इक्वेशन, ठीक है। हाँ जी, C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर ये क्या है, आओ इस इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। हाँ देखो ये है आपका पार्ट 1 और ये है पार्ट 2, ठीक है सर। अब देखो सी बार जो है, इधर आओ, वेयर, यहां लिख रहा हूं साइड में, वेयर सी बार पता है क्या है? सी बार है आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। हाँ जी सर। सर ये बी क्या है बेटा? बी होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, समझाऊंगा अभी, ठीक है। और वाई क्या है बेटा? वाई होती है इनकम। आओ एक एक करके समझते हैं चीजों को। अब जो मैंने सी बार लिखा हुआ है, सी बार का मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस मतलब समथिंग विच इज इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस वर्ड का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंट, वो चीज जो किसी चीज पे डिपेंड ना करे वो ऑटोनॉमस है। तो सर ये वाला कंजम्पशन सी बार, आपने बोला ऑटोनॉमस कंजम्पशन, हाँ जी ये ऑटोनॉमस है, ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम। सर क्या मतलब इस बात का? बेटा इस बात का मतलब अगर देश के अंदर लेवल ऑफ इनकम लोगों का 0 हो जाता है, वो फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होंगे। कपड़े पहनना छोड़ दोगे, खाना खाना छोड़ दोगे? नहीं करोगे ना ऐसा। कपड़े भी पहन रहे होगे, खाना भी खा रहे होगे, सारे काम कर रहे होगे। तो कुछ एक नॉर्मल लेवल ऑफ कंजम्पशन होता है जो इंसान करता ही है, उसी को ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ध्यान रखना, कितनी सिंपल सी बात थी। बट सर उसके बाद बेटा वो कंजम्पशन आता है जो इनकम के साथ, अगर इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, इनकम डिक्रीज कंजम्पशन डिक्रीज। यानी कहने का मतलब ये जो बी वाई दिख रहा है, ये बी वाई, ये इंड्यूस्ड कंजम्पशन है। क्या है? इंड्यूस्ड का मतलब जो अफेक्ट होता है, अभी एग्जांपल भी दे दूंगा, ठीक है। और ये क्या है सर? ये बेटा अफेक्ट नहीं होता, ये ऑटोनॉमस है। ये क्या है? ये ऑटोनॉमस है, ऑटोनॉमस। और बताओ, ठीक है। हाँ जी सर। तो सर ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया लेवल ऑफ इनकम पे। तो सर अगर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को ऐड करा जाए तो सर टोटल कंजम्पशन आप निकाल सकते हो, ये उन्होंने बोला। इसलिए सर फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई। कितना सिंपल, कितना बेहतरीन तरीके से, है ना। कोई तो दिक्कत नहीं यहां पे, है ना। आगे चले, अब यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब सर थोड़ा सा और डिटेल में जाइए, आओ जरा जाता हूं मैं, ठीक है। एक पेज और ले लेते हैं ताकि मैं डिटेल में जा पाऊं। आओ अब मैं थोड़ा सा इसको समझाऊंगा, ऐसे समझ नहीं आएगा, बिना एक एग्जाम्पल लिए समझ नहीं आएगा। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वाई इनकम, यही लेना पड़ेगा पेपर के अंदर भी। इनकम को लेता हूं मैं 0, 100, 200, 300, 400 और 500, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे क्या ले रहा हूँ बेटे? यहाँ पे कंजम्पशन निकालते हैं, C लिखते हैं, ठीक है। 30, 100, 170, 240, 310 और 380, ये लो भाई लिख दिया, ठीक है सर। अब आपने एक बात चेक करी क्या कि लेवल ऑफ इनकम 0 है फिर भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं। जो 30 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर इनकम 0 है फिर भी कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, यानी वो कंजम्पशन है जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करता। करेक्ट है? हाँ जी सर। अब सर फिर आगे क्या हो रहा है? आगे देखो इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको बी वाई रिप्रेजेंट करता है ना। तो ये बी वाई की तरह काम कर रहा है। अब सर बी वाई क्या है? बी वाई बेटा इंड्यूस्ड कंजम्पशन, वो कंजम्पशन जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ जी सर। अब इसी चीज को चलो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा दूं आपको। आओ जरा बी वाई वाला, सिर्फ बी वाई वाली बात एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। देखो मान लो इधर आओ, यहां पे ले रहा हूं मैं इनकम, यहां पे हम निकालेंगे कंजम्पशन, ठीक है। और बी की वैल्यू, एमपीसी की वैल्यू मान लो 0.8। लो भाई इनकम ले रहा हूं मैं यहाँ पे 100, ठीक है। चलो भाई सर कंजम्पशन निकालना, हाँ बी वाई करो। बी वाई क्या होता है? देखो यहाँ लिख रहा हूँ बी वाई। बी वाई का मतलब कंजम्पशन यानी
एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.8, सर वाई कितना है 100, ठीक है, यानी सर इसमें से क्या बेटा 80, यानी कह रहे हो जब आपकी इनकम 100 है तो आप उसमें से 80 रुपए कंज्यूम करोगे, यहां लिख देता हूं 80, ठीक है सर। आगे आगे इनकम हो गई आपकी 200, फिर निकालो लो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 200, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 160, यहाँ आ जाएगा 160। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इनकम इंक्रीज हो रही है तो बेटा कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। बात समझ में आ गई, ये ध्यान रखना, ठीक। तो इस चीज को मैं अलग लिख देता हूं, इसको अलग से नोट कर लेना, सिर्फ समझाने के लिए बात ये, ठीक है। हाँ, अब मैं जरा इधर आ रहा हूं क्योंकि मेरे को इस चीज को समझाना है मेन, ठीक है। अब इस चीज का डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जहां पे अच्छे खासे डायग्राम हमें बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और थ्योरी और न्यूमेरिकल सारी चीज बेटा कॉम्प्रिहेंसिव, काफी कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर है ये हमारे सामने। तो देखो यहां पे मैं ले रहा हूं सी, जिस चीज का डायग्राम बनाएंगे उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं और जिस चीज से रिलेट कर रहे हैं इनकम से उसको मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप एक बात ऑब्जर्व करो, देखो कंजम्पशन का ग्राफ बनाना है बट कंजम्पशन 0 से स्टार्ट नहीं होगा। कंजम्पशन कहां से स्टार्ट होगा बेटा, कंजम्पशन स्टार्ट होगा वाई एक्सिस से और ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, तो सर ये है आपका सी, ठीक है। हाँ जी सर, कंजम्पशन। और इधर आओ सर, ये क्यों नहीं स्टार्ट हुआ 0 से बेटा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये आपका सी बार है, सी बार कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और कितना दे रखा है ये आपको 30 दे रखा, कितना दे रखा 30, मानते हो। बट सर फिर आगे क्या हो रहा है, आगे आओ इधर आओ, ये देखो ये गया हमारा कंजम्पशन और ये रही इनकम, ठीक है। हाँ जी, इधर देखो और फिर एक और वैल्यू ले लेते हैं चलो समझाने के लिए, ठीक है। हाँ इधर आओ और ये लो, देखो भाई अब समझना बात को, मैं बोल रहा हूं यहां पे मान लो 100, मान लो चलो उसको 100, ये लो 100, सर इनकम 100 से कितनी हुई 200, ये लो। कंजम्पशन बेटा 100 पे कितना था, 100 से कितना हुआ 170, तो यहाँ पे था 100 और यहाँ पे हो गया 170, ठीक है। बल्कि ऐसे कर लो, हमने रिवर्स कर लिया, ठीक है। हम इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इनकम यहां ले रहे हैं क्योंकि हम, ठीक है, हाँ, और कंजम्पशन हम यहां ले रहे हैं, ये लो भाई, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, ठीक है। समझा रहा हूं, एक ही बारी में समझ लेना, पूरा 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 एक बारी में समझना। अब सर इनकम इंक्रीज हुई है हमारी, ये देखो कितने से 100 से, ठीक है सर। सर उसकी वजह से कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, कितने से 70 से, है ना। तो यानी जब इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होता है, इसलिए कंजम्पशन का कर्व हमने अपवर्ड स्लोपिंग बनाया, ऐसे ऊपर जाता हुआ, ठीक है सर। तो ये क्या है, ये है डेल्टा वाई और ये है हमारा डेल्टा सी, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अब आपने देखा था, मैंने यहां पे लिखा था क्या कि बी क्या होता है, एमपीसी होता है ना, ये तो लिखा था बी क्या होता है एमपीसी। बस वो चीज और लिख लो कि एमपीसी होता क्या है, एमपीसी होता है बेटा हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, बात खत्म। ये याद रखना, एमपीसी क्या होता है बेटा, एमपीसी होता है हमारा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, बात खत्म। यानी सर अगर यहां पे निकालने में आते हैं तो क्या होता, देखो डेल्टा सी कितना लिखते हैं, डेल्टा सी है 70 और डेल्टा वाई कितना है बेटा, डेल्टा वाई है 100, कितना आ गया 0.7 आपका एमपीसी आ जाता, इस तरीके से निकालते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब इसी के अंदर एक छोटी सी बात, सर जितने से इनकम इंक्रीज हो रही है कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहा है, बट कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेट इनकम के इंक्रीज होने के रेट से कम है। देख लो सर, मुझे बताओ डेल्टा सी कितना आ रहा है, डेल्टा सी निकल के आ रहा है आपका 70, चाहे देख लो, है ना। और डेल्टा वाई कितना निकल के आ रहा है, डेल्टा वाई निकल के आ रहा है 100, है ना सर। सर इनकम कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेट इनकम के इंक्रीज होने के रेट से कम है, हाँ जी ये हमेशा रहता है। ऐसा क्यों बेटा, इट इज ड्यू टू साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, लिख लेना कॉपी के अंदर, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की वजह से, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। हाँ जी सर। सर क्या होता है ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बेटा, एज इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन इज ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। क्यों, इट इज ड्यू टू साइकोलॉजिकल रीजंस, क्योंकि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है हम सारा खर्चा नहीं करते, हम कुछ बचा के भी रख लेते हैं, साइकोलॉजिकली होता है ये, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। ये पूरा आपका कंजम्पशन फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ जी सर, आगे चले, बोलो भाई आगे चले, ठीक। अब इसी के अंदर एक क्वेश्चन बन जाता है, सर कैन द वैल्यू ऑफ एमपीसी भी ग्रेटर देन 1, क्या एमपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो पहले तो आपको अभी ये पता होना चाहिए कि एमपीसी होता क्या, अभी पीछे बता के आया हूं, एमपीसी होता है बेटा कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो उसमें से आप कितना कंज्यूम करते हो, यानी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मान लो मेरी इनकम बढ़ रही है 1000 से,
अब उसमें से मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूँ, मान लो मैं 700 रुपये कंज्यूम कर रहा हूँ, तो सर एमपीसी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.7 आ गई। समझ रहे हो बात को, ये होता है। अब वो पूछ रहा है कि एमपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर लिखना है नो। नो नो। अब नो क्यों नहीं, बिकॉज बेटा नो, इट इज रीजन इसका क्या, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ। सुनते हो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अभी मैंने पीछे बताया साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन होता क्या है बेटा। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन बोलता है जब भी इनकम इंक्रीज होगी कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, बट कंजम्पशन के इंक्रीज होने का रेट इनकम के इंक्रीज होने के रेट से हमेशा कम रहने वाला है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी क्या कि जो डेल्टा सी है कैन नेवर बी ग्रेटर देन डेल्टा वाई, और अगर डेल्टा सी बड़ा नहीं हो सकता डेल्टा वाई से, तो वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही आनी है। तो क्या ग्रेटर देन 1 हो सकती है, आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। खत्म बात। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी सर। एक चीज और जान लो, एक चीज और होती है, ठीक है, इसकी जगह एमपीसी की जगह एक काम कर देते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं एपीसी, ठीक है, एपीसी। लो भाई एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सर ये एपीसी क्या है, सबसे पहले तो बेटा एपीसी जानो, एपीसी होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये होता है सी अपॉन वाई, ठीक है, यानी आप अपनी टोटल इनकम में से, मान लो मेरे पास टोटल इनकम 2000 रुपए है, ठीक है, हाँ जी, अब 2000 रुपए में से मैं पता कितने खर्च करता हूं, मैं 1200 रुपए खर्चा करता हूं, ठीक है, हाँ टोटल इनकम में से 1200 खर्चा करता हूं। तो अब इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 600 अपॉन कितना आ जाएगा, 1000, दैट इज 0.6 आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 0.6। तो ये 0.6 क्या बता रहा है, 0.6 बता रहा है भैया आप अपनी इनकम का 60% खर्चा कर देते हो, है ना, इनकम का 60% क्या करते हो, खर्चा करते हो। अब ये तो हमें समझ में आ गया एपीसी, बट वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कैन द वैल्यू ऑफ एपीसी बी ग्रेटर देन 1, कि एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो चेक करो भाई, हो सकती है। क्या कंजम्पशन इनकम से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ढंग से सुनना, क्या कंजम्पशन इनकम से बड़ा हो सकता है, आंसर इज यस, हो सकता है, बट ऐसा कब होगा, ठीक है, कब होगा पॉसिबल, डिस सेविंग्स के केस में। अब नई बात आगे निकल के, ठीक है, समझाता हूं, डोंट वरी। डिस सेविंग्स के केस में ऐसा होगा सर, जब भी हम मान लो हम खर्चा कर रहे हैं 100 रुपए का, सर हमारी इनकम है सिर्फ 80 रुपए, है ना, बट खर्चा ये 100 रुपए कहां से हुआ, 20 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आए, आपने हमेशा अपनी पास्ट सेविंग में से 20 रुपए निकाले होंगे। कहां से निकाले होंगे, पास्ट सेविंग में से। तो जब पास्ट सेविंग में से पैसा निकालते हो तो सेविंग किस में चलेंगी, नेगेटिव में, उसी चीज को डिस सेविंग्स बोलते हैं। तो आंसर हो सकता है यस इसका, ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर क्या बनता है, आंसर बनता है यस सर, यस, ठीक है, कब, when consumption is greater than income and savings are negative, and savings are negative, डन, हाँ जी। अब आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं बेटा, अभी हमने कंजम्पशन फंक्शन खत्म कर लिया, अब हम किस पे आ रहे हैं, अब हम आ रहे हैं अपने सेविंग फंक्शंस पे। और जब भी बात करेंगे हम सेविंग फंक्शन की, ढंग से सुनते रहना, सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, ये बहुत ही बेटा इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर 12 नंबर का, तो उसके अंदर वैरायटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आओ अब सेविंग्स भी साथ ही है, सेविंग इज अ काउंटर पार्ट ऑफ कंजम्पशन का काउंटर पार्ट, ऐसा क्यों, इधर आओ, हमें नहीं पता क्या इनकम को या तो कंज्यूम करते हो या सेव करते हो, तो कंजम्पशन का साथी कौन है, इनकम है, देखो दिख रहा है, सॉरी कंजम्पशन का साथी कौन है, सेविंग्स है, हमें क्लियरली दिख रही है। तो सर दोनों साथ साथ चलते हैं, बिल्कुल बेटा, तो सेविंग इज अ काउंटर पार्ट ऑफ इनकम, वो सॉरी कंजम्पशन। अब ठीक है, अब सर अगर कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड करता था तो सेविंग्स भी किस पे डिपेंड करेंगी बेटा, इनकम पे, यही बात समझनी है बस। सेविंग इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम, ये लो भाई, सेविंग भी किसका फंक्शन है बेटा, इनकम का, दैट इज सेविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम, सेविंग किस पे डिपेंड करती है, लेवल ऑफ इनकम पे, ये बात ध्यान रखोगे। सर सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन्स क्या करता है, सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, सर दैट इज, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दिस सेविंग इज द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सेविंग डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक सर, क्या मतलब, डिपेंड करने का मतलब बेटा, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी, इनकम डिक्रीज होगी तो सेविंग्स भी डिक्रीज होंगी, बात खत्म, कितना सिंपल सोबर, ठीक है। अब इधर सुनते रहो,
अब मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को कि सर इससे रिलेटेड भी कोई इक्वेशन है। हाँ जी, यही मेन बात है हमारी। जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन के अंदर पढ़ा बेटा, यहां पे भी पढ़ना पड़ेगा। एस इज इक्वल्स टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। बस बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। बस यहां पे ध्यान रखना, वेयर माइनस का जो सी बार है इसको ऑटोनॉमस मत बोल देना, ये होती है डिस सेविंग्स। समझाऊंगा अभी कैसे, डिस सेविंग्स, ठीक है सर। और सर ये 1 माइनस बी क्या है बेटा? बी तो एमपीसी था, अगर 1 में से एमपीसी को माइनस कर देते हैं तो एक्चुअली एमपीएस होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है। और वाई का मतलब क्या बेटा? वाई है हमारी इनकम, इनकम, ये लो भाई इनकम, करेक्ट है, ठीक। अब ढंग से सुनना सारी बात, मैं इधर ही लिख रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, इनकम क्या थी? 0 ऐसे। फिर हमने क्या लिखी थी? 100, 200, 300, 400 और 500, यही तो करा था हमने, है ना। फिर हमने सी लिखा था, आओ जरा लिखें। 30, 100, 170, 240, 310 और 380, ठीक है सर। तो सर एस क्या आएगा बेटा? एस आएगा y माइनस सी, कर दो जरा, निकल जाएगा एस, देखो निकलेगा, ठीक। आओ जरा सर, 0 माइनस 30 बेटा माइनस 30, सर 100 माइनस 100 0, सर 200 माइनस 170 ये आता है 30, ठीक है। उसके बाद 60, 90 और 120, करेक्ट है, बोलो डन 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 डन, है ना। आप सुनते रहना सारी बातें बढ़िया तरीके से। मैं क्या बोल रहा हूं कि आपने एक बात देखी कि सर सेविंग्स स्टार्टिंग में हमारी नेगेटिव है। क्या है? सेविंग्स देखो नेगेटिव है ना, है नहीं है सर? क्यों? क्योंकि बेटा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। देखो कंजम्पशन क्या, इनकम से ज्यादा। बट फिर एक पॉइंट पे आगे चेक करो, यहां पे सेविंग्स आपकी क्या हो गई? 0। सर क्यों? क्योंकि इनकम और कंजम्पशन दोनों आपस में क्या है? इक्वल। और फिर देखना जरा ढंग से चेक करना, आज क्या हुआ? आज बेटा इनकम ज्यादा हो गई है, किससे? देखो कंजम्पशन से। और आप पूरे उस एरिया में देखोगे सेविंग्स आपकी क्या है बेटा? पॉजिटिव, है ना। क्लियर है बात? तो स्टार्टिंग में सेविंग्स हमारी नेगेटिव रहती है, वो जो नेगेटिव सेविंग्स होती हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस सेविंग्स आपकी, डिस सेविंग्स। क्योंकि ये वो सेविंग्स हैं जो बेटा विड्रॉ हो रही हैं। और जब आप ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हो, जब आपकी लेवल ऑफ इनकम 0 होती है, तभी तो आप पैसा निकालते हो पास सेविंग में से, तो ये वहीं से निकाल रहे हो तुम लोग पैसा, ठीक है। तो हमारी सेविंग्स किसमें चल रही है? नेगेटिव में। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये वही कि इनकम इंक्रीज होगी तो सेविंग्स भी इंक्रीज होंगी। दिख नहीं रहा? इनकम इंक्रीज हो रही है तो सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है ना। अब बस इसी बात का हमें डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, बट उससे पहले दो बात समझ लेते हैं। एक इसके अंदर होता है बेटा एमपीएस और एक होता है एपीएस, जैसे पीछे हमने पढ़ा था, है ना। तो एमपीएस याद रखना क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, और एपीएस होता है एस अपॉन वाई, यानी चेंज इन इनकम में से कितना सेव कर रहे हो और टोटल इनकम में से कितना सेव कर रहे हो। ये दो बातें अभी मैं इनके ऊपर दोनों अलग से बातें करूंगा, यहाँ लिख दिया मैंने इस पेज के ऊपर, ठीक है। हाँ अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको एक खाली ब्लैंक पेज दिख रहा होगा, उसका पर्पस है कि उस पर भी डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा। और डायग्राम की खासियत ये होती है कि वो साथ में एक एक स्टेप के थ्रू देखा जाए कि कैसे बन रहा है, तभी आपको समझ में आता है, अदरवाइज समझ में आएगा भी नहीं। ये देखो, पहले आपने वाई एक्सेस बनाई, एक्स एक्सेस बना ली मैंने, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे हमें क्या लेना है? यहाँ पे हमें सेविंग कर्व बनाना है, तो मैं यहाँ पे सेविंग्स ही लूंगा और उसको किससे रिलेट करूंगा? इनकम से। ये लो भाई, बात खत्म। अब एक छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर, उसको भी ठीक कर देते हैं कि हमें थोड़ा नेगेटिव पोर्शन भी चाहिए है, वरना काम नहीं चलने वाला, ठीक है। हाँ जी, अरे यार इसको जोड़ूं कैसे? देखो सारे काम कर रहा है, ये वहां नहीं जा रहा, बस लो हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ जी, अब सुनना मेरी बात को, अब ढंग से बताओ स्टार्टिंग में सेविंग कहां से जा रही थी? बोलो, याद करो, ठीक है। कहां से जा रही थी सेविंग्स? स्टार्टिंग में जा रही थी बेटा यहां से, नेगेटिव से, यहां से दिख रहा है आपको, नेगेटिव से। और देन उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद 0 हो जाती है और फिर किस में जाती है? पॉजिटिव में। 0 होने के बाद किस में हो जाती है बेटा? पॉजिटिव में। मानते हो इस बात को, है ना। तो स्टार्टिंग में सेविंग किस में रहती है बेटा? स्टार्टिंग में सेविंग्स किस में रहती है? नेगेटिव के अंदर, ये रहा नेगेटिव। और फिर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आगे s इज इक्वल टू 0 हो जाती है, s इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद सेविंग किस में चली जाती है बेटा? पॉजिटिव में, पॉजिटिव, ठीक है। याद रखोगे इस बात को? बताओ जरा जल्दी से, ठीक है। ये आपका सेविंग कर्व है,
ये आपका सेविंग कर्व है एस एस, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पे मैं कुछ बातें लिख के दिखाता हूं, आप लोगों को समझ में आएंगी। पहला, आपको पता था व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, है ना, अगर कंजम्पशन ज्यादा इनकम से, देन सेविंग्स जो है, देन सेविंग्स आर नेगेटिव, देन सेविंग्स आर नेगेटिव। सेविंग्स क्या है हमारे उस टाइम बेटा, नेगेटिव है, ठीक है, हाँ जी, देख लो सर ये नेगेटिव चल रही है। फिर क्या हुआ बेटा, जब कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर हो गए, व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम, फिर क्या हुआ, देन सेविंग्स आर जीरो, देन सेविंग्स आर जीरो, यानी S इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है सर। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या बनेगा, लास्ट पॉइंट बनेगा बेटा व्हेन कंजम्पशन इज लेस देन इनकम, ठीक है, कॉमा, देन सेविंग्स आर पॉजिटिव, देन सेविंग्स आर पॉजिटिव, देन सेविंग्स आर पॉजिटिव। डन, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये सारी बातें लिखना इसी के अंदर, यहां पे आपका कंजम्पशन फंक्शन खत्म हो जाता है। बट अब दो ही बातें इनसे रिलेटेड ध्यान रख लेना, क्या बन सकती है इनसे रिलेटेड बेटा, बातें ये बन सकती हैं, वो पूछेगा कैन द वैल्यू ऑफ एमपीएस बी ग्रेटर देन 1, ठीक है, आप बोलना नहीं, बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। कैन द वैल्यू ऑफ एपीएस बी नेगेटिव, तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि सेविंग्स जब नेगेटिव होंगी तो एपीएस की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये दो क्वेश्चन ध्यान रखना इसके ऊपर। आगे चलें, हाँ जी। तो अभी तक क्या पढ़ लिया तुम लोगों ने, तुमने कंजम्पशन फंक्शन बढ़िया से पढ़ लिया, सेविंग फंक्शन बढ़िया से पढ़ लिया। अब ध्यान रखना इसके अंदर डेरिवेशन भी आती है, पहले बता दूं मैं आपको, डेराइव करना भी आएगा, ठीक है। डेराइव करने का मतलब क्या है बेटा, डेराइव करने का मतलब है कि सेविंग फंक्शन निकालो कंजम्पशन फंक्शन से, ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन निकालो सेविंग फंक्शन से। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको बहुत ही बेसिक चीजें करनी होती है, मैं आपको सिर्फ डायग्राम के थ्रू बता देता हूं, पहले वो चीज ध्यान रखना बस, ठीक है। हाँ देखो, दो डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो ऊपर नीचे हमें डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो हल्का सा स्पेस कम है, यहां से ले लेते हैं इसको, ठीक है। हाँ ये देखो ऐसे, और ये गया हमारा नीचे सेविंग फंक्शन निकालना होगा, ये गया ऐसे। लो अभी समझ जाओगे क्या कर रहा हूं मैं, देखो इधर, ठीक है। हाँ इधर अब समझना बातों को, वो बोलेगा क्वेश्चन डिराइव करो, निकालो, मतलब डिराइव करो किसको, सेविंग्स को, डिराइव सेविंग फंक्शन, सेविंग्स, ठीक है, किससे, वो बोलेगा फ्रॉम कंजम्पशन से निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो डरना मत, ठीक है। हाँ जी, आओ जरा मैं बताता हूं क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल चीजें करनी होंगी, बहुत ही बेसिक चीजें करनी होंगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे इनकम बनाएंगे, ये लो इनकम बना दी हमने, ठीक है, हाँ जी। और इनकम के साथ पहले लिख देता हूँ ये y है, उसके बाद इनकम के साथ हमने कंजम्पशन बना दिया, ये रहा कंजम्पशन, जिसको हम क्या बोलेंगे C। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है, हाँ जी। अब आपको एक बात दिख रही होगी कि दोनों यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको नीचे लिया ऐसे, और जहां से इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहीं से आपको बेटा सेविंग कर्व निकालना पड़ेगा, पास ऑन कराना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। हाँ लो, बनाने का तरीका ऐसे। अब ये क्या हो रहा है वो मेरा काम है समझाना, टेंशन बिल्कुल नहीं। देखो भाई सबसे पहले इधर आ जाओ, यहां पे जहां पे मैं रेड मार्क कर रहा हूं, मैं देखो रेड शेड कर रहा हूं, मैं इसको, दिख रहा है आपको, रेड शेड कर रहा हूं। अब ये जो रेड एरिया है, आपको ये समझ में आ रहा होगा ये रेड एरिया क्या है बेटा, ये रेड एरिया ये दिखा रहा है कि इस वाले रीजन के अंदर जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है और इनकम कम है। कैसे, कंजम्पशन का कर्व ऊपर है, इनकम का कर्व नीचे है, तो कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, और जब कंजम्पशन ज्यादा है इनकम में से, तो पैसा कहां से आ रहा है, आप पास्ट सेविंग में से पैसा निकाल रहे हो, तो पास्ट सेविंग ये रही, यहां से मैं बेटा पैसा निकाल रहा हूं, ठीक है। और पास्ट सेविंग जब निकालूंगा तो बेटा सेविंग किस में चलेंगी, बेटा सेविंग्स भी आपकी नेगेटिव में चलेंगी, सेविंग भी किस में चलेंगी, नेगेटिव के अंदर। ये लो भाई, सेविंग किस में चल रही है, सेविंग चल रही है नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। ये लो भाई, और ये लो, ठीक है, हाँ जी सर। तो सर यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, y इज इक्वल्स टू सी, और यहां पे क्या हो रहा है बेटा, यहां पे हो रहा है s इज इक्वल्स टू 0, s इज इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। उसके बाद बेटा जहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर थे वहां पे सेविंग 0 थी, बट यहां पे देखना, यहां पे इस वाले रीजन के अंदर क्या हो रहा है, इस वाले रीजन के अंदर बेटा अपोजिट काम हो चुका है। अपोजिट का मतलब क्या है,
अपोजिट का मतलब है, ये जो मैं इतना कलरिंग कर रहा हूं तुम लोगों की वजह से कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को दिख जाए। हाँ बेटा इनकम ज्यादा हो गई, अब पहले कंजम्पशन ज्यादा था, आज क्या ज्यादा है, इनकम। किससे ज्यादा है जरा बताओ, कंजम्पशन से। तो तुम लोग शेड मत करना, तुम लोग तो बस ऐसे लिख के दिखा देना, ठीक है, जैसे अभी दिखा रहा हूं मैं। तुम लोग क्या करना, तुम लोग ऐसे दिखाना बस, सर यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजम्पशन कम है, इनकम ज्यादा है ना। और ऐसा अगर होगा, ठीक है, तो दिख रहा है क्लियरली कि आपकी सेविंग्स पॉजिटिव जा रही हैं। तो यहाँ पे सर सेविंग्स नेगेटिव, ठीक है, यहाँ जीरो, और यहाँ सेविंग्स क्या है बेटा, पॉजिटिव। ये लो, क्या हमने कंजम्पशन से इनकम डिराइव कर दी, बिल्कुल कर दी, बिल्कुल कर दी बेटा। कंजम्पशन से क्या डिराइव कर दी, इनकम। चाहे तो इसके स्टेप वही सेम लिखने जो भी पीछे लिखे थे हमने, ठीक है, ये वाले 3 स्टेप्स थे, ये 3 स्टेप्स वहीं पे चेपने हैं आपको, ठीक है। बट एक छोटा सा तरीका और दिखा दूं जिस तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। आप क्या करना, आप ऐसे बोलना C इज इक्वल्स टू क्या होता है जरा बताना, C बार प्लस बी वाई, ठीक है सर। और सर C इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, C इज इक्वल्स टू होता है, हमें पता है y, बल्कि कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस एस। मानते हो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, C प्लस एस। अब हमें s निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू क्या होता है, y माइनस सी। इसको उधर ले आया सर, C की वैल्यू दे रखी है ये रही पूरी ऊपर, रखो C की वैल्यू, C बार प्लस बी वाई, मल्टीप्लाई करो माइनस के अंदर, माइनस सी बार माइनस बी वाई। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे पीछे करता हूं इसको, माइनस सी बार को पहले लिखता हूं और इसको बाद में लिखता हूं, और माइनस बी वाई ऐसे लिखता हूं। चलो क्या कॉमन आ रहा है, इधर आओ, क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है, लो जरा, यहां बच जाएगा 1 माइनस बी और वाई कॉमन आ जाएगा। क्या ये सेविंग फंक्शन नहीं होता, बताओ, अरे बोलो, क्या ये सेविंग फंक्शन नहीं होता, हाँ जी होता है। तो क्या मैंने कंजम्पशन फंक्शन से, क्या कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन डिराइव करा, नहीं करा, हाँ जी सर, ये तो मैथमेटिकली कर दिया, ठीक है। स्टेप्स भी लिखने हैं आपको, पहले बता दिया स्टेप्स क्या है इसके, जो पीछे लिखवा के आया हूं। पहला स्टेप क्या है, कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो सेविंग्स क्या है हमारी, सेविंग्स बेटा, सेविंग्स आर नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम है तो सेविंग्स क्या है, जीरो। अगर कंजम्पशन इज लेस देन इनकम है तो सेविंग्स क्या है बेटा, पॉजिटिव है, सेविंग्स क्या है, पॉजिटिव। ये लो भाई, ये थी डेरिवेशन, ठीक है। अब इसकी रिवर्स अगर आ जाती है, आपके सामने पूछता है डिराइव कंजम्पशन फंक्शन फ्रॉम सेविंग फंक्शन, तो इसको बिल्कुल उल्टा कर देना, ये वाला डायग्राम ऊपर, ये वाला डायग्राम नीचे, ठीक है। हाँ सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। वो होमवर्क में करके करना, ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताओगे कर लिया नहीं कर लिया, ठीक है। मेल आईडी पे मेरे को आप लोग मैसेज भी कर सकते हो, होमवर्क भी अपना भेज सकते हो, ठीक है। और आप लोगों को पता है ये सारी चीज़ें आप मेरे से टेलीग्राम पे भी शेयर कर सकते हो, मैं टेलीग्राम अपना दे देता हूँ। मेरा टेलीग्राम है अमान _sir_अड्डा247, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अमान_sir_अड्डा247, इंस्टा आईडी भी ले लो मेरी, _.अमान सर, बस ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, अब एक चीज़ और सुन लो मेरी बात, देखो भाई ये सारी चीज़ें ठीक है, बट बहुत से बच्चे मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप के लिए बोलते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 1-to-1 मेंटरशिप भी दे रहा हूँ, कहाँ पे, ठीक है, अड्डा247 की ऐप पे। आपको कहाँ जाना है, K12 सेक्शन के अंदर जाना है, और यहाँ पे CBSE बोर्ड में जाना है, जहाँ पे आपको दिख रहा है कि हमारा नया बैच आ चुका है, ठीक है, जिसका नाम है आधार 4.0, ठीक है। तो आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हो, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथ्स सारी क्लासेस मिलेंगी, और सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी, हम लोग आपको लाइव पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपको ये प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्काउंट ले लो, बताओ डिस्काउंट चाहिए, आओ जरा डिस्काउंट दे। अब डिस्काउंट के लिए एक ही कोड याद रखना, कहीं पे भी कुछ भी अड्डा247 की वेबसाइट पे कुछ भी लेना है तो कोड ध्यान रखना A111, ठीक है। हाँ, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ये मेरा कोड है। लो भाई समझ में आ गई बात, तो आपको कितना 30% ऑफ मिल रहा है, आराम से जाके अपने आप को एनरोल कराओ। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। अब ढंग से सुनना मेरी बात, इतनी बात क्लियर हो गई, ये दोनों बात भी समझ में आ गई, ये मेरा TG है, ये मेरा IG है, ये है TG और ये है मेरा IG, ये लो भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट होता है जरा बढ़िया तरीके से, अब चैप्टर स्टार्ट होता है बढ़िया तरीके से, जरा ढंग से सुनना मेरी बात।
अभी चैप्टर का नाम था इनकम डिटर्मिनेशन, अभी तक इनकम को डिटरमाइन करने की बात करी नहीं है। और स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करनी, सर देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, तो मैं वो सारी बातें आज करने जा रहा हूँ, जरा ढंग से देखना है इधर। देखो भाई, सबसे पहले अगर हमें बात करनी है तो हमें देखना पड़ेगा ये है क्या, ये है एडी और एएस अप्रोच, एडी एंड एएस अप्रोच, ठीक है। बात करते हैं अभी ये है क्या, ठीक है। उससे पहले एक क्या काम करें, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं हम, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा, ठीक है। आओ, ये रहा, ठीक है, हाँ जी। लो भाई, देखो इधर, देखो इनकम डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इनकम को क्या करना है, इनकम को डिटरमाइन करना है। इसका मतलब क्या है सर, हमें चाहिए है ऐसी इनकम, ऐसी लेवल ऑफ इनकम यानी नेशनल इनकम जिसमें देश में बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाए। क्या आ जाए? फुल एम्प्लॉयमेंट। सुनते रहना, बात को समझते रहना, ये क्यों पढ़ रहे हो, है क्या। जिसने ये पढ़ लिया, रट्टाफिकेशन कम करी और समझ लिया, अभी बात है, क्योंकि बहुत टाइम है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसी सिचुएशन है? सुन के तो ऐसा लग रहा है कि देश का हर इंसान रोजगार, उसको रोजगार मिल चुका है, एम्प्लॉयड है, ऐसे तो लग रहा है जानने में। अगर देखा जाए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हर इंसान देश के अंदर एम्प्लॉयड है, उसके पास रोजगार है, ठीक है, उसको कहीं खाली रहने की जरूरत नहीं पड़ रही, बट ऐसा नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है बेटा? फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर आप मेरे से टेक्निकल डेफिनेशन पूछो तो इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है कंप्लीट एब्सेंस। याद कर लेना, आईडी के अंदर भी याद करनी है, क्योंकि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है इसका मतलब, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी सर। सर फुल एम्प्लॉयमेंट को आप बोल रहे हो कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब बेटा, वो लोग जो काम करना चाहते हैं, दे आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, मतलब उन्होंने पढ़ाई करी हुई है, अच्छी सारी चीजें, उनके स्किल्स हैं और वो काम करने के लिए इच्छुक भी हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, दे आर एबल एंड विलिंग टू वर्क, बट सर काम ढूंढने जाते हैं, उनको काम ही नहीं मिलता, तो अनएम्प्लॉयड तो हुए ना। तो ऐसे लोगों को इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड, ठीक है सर। सर अगर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है तो वॉलंटरी भी होते होंगे। हाँ, वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से ही बेरोजगार घूम रहे हैं, काम करने के लायक हैं, हाथ पैर सलामत है, सारी चीजें हैं, बट घर पे अपने पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको काम ही नहीं करना, दे आर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। मैं बोल रहा हूँ कि देश के अंदर सारी चीजें अवेलेबल है बट उनको काम नहीं करना है, तो दे आर वॉलंटरी। बट वो लोग हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, दे आर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। तो हमें क्या करना है फुल एम्प्लॉयमेंट लाने के लिए? हमें सिर्फ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यहां तक हमने सारी की सारी बातें देख ली है ना। तो अब यही चीज हमें कहां अप्लाई करनी है? ये चीज हमें अप्लाई करनी है, ठीक है, अपनी इस थ्योरी के ऊपर, ठीक है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से आता है। मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जहां पे कंप्लीट एब्सेंस है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की, यही है इनकम डिटर्मिनेशन। और अब इसको अगर आपको अचीव करवाना है, ठीक है, इधर आओ, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसकी दो अप्रोच है, एक है एडी एंड एएस अप्रोच और एक है आपके सामने सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, S&I अप्रोच। ये दो ही अप्रोच है, एडी एंड एएस और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले हम एडी एंड एएस अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, देखो यहाँ पे आया था, है ना। तो अब अगर बात करें, ठीक है, एडी और एएस अप्रोच की, ये किसने दी है बेटा? ये सारी की सारी अप्रोचेस JM कीन्स ने दी है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है, उनकी फेमस बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके अंदर उन्होंने बताया कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हम अपने देश के अंदर कहां पे अचीव कर सकते हैं? जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में इक्वल आ जाती है ना। इधर आओ, तो यानी कहां पे बेटा? जहां पे एडी और एएस आपस में इक्वल आ जाती हैं, वहां पे हम बोलेंगे कि इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो चुकी है, ठीक है। हाँ जी, यही एकमात्र साधन है। यानी सर देश के अंदर जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी सप्लाई करी जा रही है, उतनी डिमांड है, तो कोई अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग नहीं हो रही है, कोई अनप्लान्ड इन्वेंट्रीज नहीं बच रही हैं। बट सर क्या ये पॉसिबल है कि देश के अंदर उतनी ही डिमांड उतनी सप्लाई? तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन भी है, ठीक है सर। ऐसा हम अचीव करने में तो लगते हैं, बट ये पॉसिबल हो नहीं पाता, है ना। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं जनरली कि एडी और एएस कहां पे इक्वल आते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई। अब आप सोच रहे हो कि सर ये एक्स एंटी क्या है? ये तो हमने पहली बार सुना है। आओ जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसका मतलब है बेटा प्लांट, इसका मतलब है प्लांट।
सर जो हमने माइंड में सोचा है, जो हमने प्लानिंग करी हुई है, ठीक है, अगर वो, ठीक है, आपस में इक्वल आ जाए किसके बेटा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के, तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अचीव हो गया। क्योंकि एक्चुअल में तो आते ही नहीं है। एक्चुअल में क्यों नहीं आते बेटे, पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, एक्चुअल को बोलते हैं एक्सपोज्ड, याद रखना, एक्चुअल को क्या बोलते हैं, एक्सपोज्ड, ठीक है। हाँ जी सर। तो सर थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटपुट एंड इनकम इज गिवन बाय प्रोफेसर कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, इन हिज फेमस बुक का नाम मैंने आपको बता दिया, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ठीक है सर। अकॉर्डिंग टू हिम कि कहां पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइंड होता है, जहां पे एडी और एएस आपस में क्या है, इक्वल है। यहां तक ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी सर। अब आगे चले। अब देखो आगे जब हम चलेंगे तो इस थ्योरी की कुछ अजम्पशंस हैं और कुछ बातें हमें साथ के साथ समझनी पड़ेंगी। इधर आओ, मैं इधर ही समझा दूंगा। सर थ्योरी क्या अज्यूम करती है कि भाई जो प्राइस लेवल है वो कांस्टेंट है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अच्छा, हमेशा थ्योरी शॉर्ट रन के अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है। सरकार नहीं है क्योंकि टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक क्लोज्ड है, कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी हम बात नहीं कर रहे। यानी कहने का मतलब है कि हमारे लिए एडी इज इक्वल्स टू सिर्फ क्या है, सी प्लस आई है ना। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है यहां तक? हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसी चीज को हमें डायग्राम से थोड़ा समझना पड़ता है, तभी हमें सारी बातें समझ में आती है, डायग्राम और स्केड्यूल। तो पहले स्केड्यूल बना लेते हैं। देखो सबसे पहले बात मैंने वाई बताया था, 0, 100, 200, 300, 400 और 500, मानते हो। फिर मैंने सी की बात करी थी, 30, 100, 170, 240, 310 और 380, ठीक है। हाँ जी सर। सर फिर सेविंग्स निकाली थी वाई में से सी माइनस करके, दैट इज -30, 0, 30, 60, 90 और 120, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट आ गई है बेटा। इन्वेस्टमेंट को हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मानते हैं। अभी आप आगे बात करते हैं इसके बारे में, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स के बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो सर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, 60, 60, 60, 60, 60, 60। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट होती है, ऑटोनॉमस का मतलब तो अब समझ में आ गया, वो चीज जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती। वो चीज जो लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हम, ठीक है, ऑटोनॉमस। तो ये लेवल ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं करती, सरकार करती है। क्योंकि अब हमें निकालना है बेटा एडी। एडी कैसे निकलेगा, सी प्लस आई करके, ठीक है। और एएस कैसे निकलेगा, सी प्लस एस करके, ठीक है। मानते हो बात को? हाँ जी। तो एडी निकालो, देखो सी प्लस आई कितना, 90। करते चलो जाओ, 100 प्लस 60, 160। सर 170 प्लस 60, 230। उसके बाद 240 प्लस 60, 300। सर 310 प्लस 60, 370। और लास्ट में यहाँ पे कितना आएगा बेटा, 440, ठीक है। हाँ जी। एएस सी प्लस एस, सी और प्लस एस देखोगे तो ये वाई के ही इक्वल आएगा, 0, 0, 100, 200, 300, 400 और 500। और स्टार्टिंग में बता दिया था कि एएस किसके इक्वल होती है, वाई के, इनकम के। यहां तक सारी बात। अब सर हमें एक बात क्लियरली दिख रही है क्या, कि बेटा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई 300 लेवल ऑफ इनकम में आपस में इक्वल आ रहे हैं। चाहे तो आप चेक कर लो, ये देखो सर, यहाँ पे एडी और एएस दोनों आपस में इक्वल है। यानी सर यहाँ पे ये दिख रहा है, एडी और एएस यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे। यानी देश के अंदर अगर इनकम कितनी होगी, 300, तो बेटा हमारा देश फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेगा। ये थ्योरी बोलती है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब सर इसी का डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। आओ देखो यहीं पे बना देते हैं इसका डायग्राम, ठीक। डायग्राम मैं इसलिए बना रहा हूं कि साथ साथ में आपको पता चले चीजें बनती कैसे, ठीक है। ये लो, ठीक। अब यहां पे मैं एडी ले रहा हूं, ठीक है, और एएस ले रहा हूं, एडी और एएस। और यहां पे मैं ले रहा हूं बेटा इनकम, लेवल ऑफ इनकम वाई लिख लिया मैंने, ठीक है। हाँ जी सर। अब इधर आओ, एग्रीगेट सप्लाई को अगर आप लोग देखोगे, तो कहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से, ठीक है। हाँ देखो, ओरिजिन से, और ऐसे जाती है ऊपर। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक। उसके बाद देखो मैं एक चीज बना रहा हूं, ये है आपका कंजम्पशन, ठीक है। हाँ जी, कंजम्पशन ऐसे बनाया था। अब कंजम्पशन के ऊपर से ही जाता है बिल्कुल बेटा एडी का कर्व, ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ जी। इधर आओ, यहां पे हम लेते हैं एएस और यहां पे हम, ये है एडी और ये है सी। सर एडी सी के ऊपर क्यों बनाए बेटा, एडी सी के इसलिए बनाए क्योंकि एडी जो है सी से बड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर आई भी होता है, आई भी है ना। आप सोच रहे हो कि सर एडी और सी दोनों पैरेलल क्यों हैं, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस इन्वेस्टमेंट होता है और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आई है और इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है, इस वजह से, ठीक है। हाँ जी। अब आप मुझे बताओ, कहीं पे ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां पे एडी और एएस आपस में इक्वल है? आओ जरा चेक करें।
सर यहाँ पे इस पॉइंट पे दिख रहा है एडी और एएस आपस में इक्वल है, तो बेटा यही है वो पॉइंट, यही है इक्विलिब्रियम का पॉइंट। इसको नीचे लाके ऐसे प्लेस करोगे तो आप बोलोगे सर ये 300 लेवल ऑफ इनकम है, तो देश के अंदर 300 लेवल ऑफ इनकम ऐसे आती है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा डायग्राम होगा, यहाँ पे थ्योरी खत्म हो जाती है। अब थ्योरी के अंदर एक छोटी सी बात बचती है, मेरे को लगता है वो भी बतानी चाहिए, क्योंकि सर जहां इक्विलिब्रियम होता है वहां डिसइक्विलिब्रियम भी होता है। ये देखो यहां पे एडी ग्रेटर देन एएस है और यहां पे एडी लेस देन एएस है। तो सर ये जो दो कंडीशन है क्या है बेटा, इनको बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ जी सर। अब डिसइक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो दो निकल के आ रही है हमारे सामने, है ना। कितनी निकल के आ रही है, दो। अब इधर देखना जरा ढंग से, पहली तो है एडी ग्रेटर देन एएस, ठीक है। दूसरी कौन सी है, एडी इज लेस देन एएस, ये है दो। ठीक है सर। अब सर एडी ग्रेटर देन एएस है तो क्या होगा बेटा, एएस जो है हमारी, क्योंकि एडी हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हमें एएस एडजस्ट करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म के अंदर तो एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो आओ क्या करें बताओ। ठीक है सर, आप सप्लाई को बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी सप्लाई बेटा, प्रोडक्शन बढ़ा के, क्योंकि देखो डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ाओ। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई कब तक बढ़ेगी, जब तक दोनों एडी और एएस आपस में इक्वल नहीं आ जाते। लो खत्म डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन। सर इधर बेटा, इधर हम प्रोडक्शन कम करेंगे तो प्रोड्यूसर्स देश के अंदर प्रोडक्शन कम कर देंगे, जिससे एएस कम होने लगेगी, और एएस कम होने लगेगी तो बेटा कब तक कम होगी, जब तक एडी और एएस आपस में इक्वल नहीं आ जाते। ये लो सारी बात, स्केड्यूल, डिसइक्विलिब्रियम, डायग्राम, अजम्पशंस, सारी चीजें, और ये रही आपकी थियरी। खत्म एडी और एएस अप्रोच। ठीक है, हाँ जी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आती है, ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं। अब सर उसके बाद इसका साथी कौन है बेटा, इसका साथी है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच। दोनों पढ़नी है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ठीक है सर। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है, मैं समझाता हूं पहले है क्या ये। ठीक है, और ये क्यों पढ़नी पड़ रही है। देखो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाँ जी सर, तो चाहे मैं उसको टेल से देखूं चाहे हेड से देखूं, देख मैं सिक्के को ही रहा हूं। ठीक है सर। ऐसे हमारे इक्विलिब्रियम के दो पहलू हो गए, चाहे मैं उसको एडी और एस से देखूं चाहे मैं एस और आई से देखूं, बात एक ही है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, बात एक ही है। बात एक है बेटा, जिस पॉइंट पे एडी और एस इक्वल होते हैं, ठीक है, वहां पे एस और आई भी इक्वल होते हैं। कैसे, जब एडी क्या है, एडी है सी प्लस आई, सर एस क्या है, सी प्लस एस। देखो सी से सी कैंसिल आउट करो तो वहां पे आई और एस भी तो इक्वल है अपने, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है एट अ पॉइंट वेयर एडी और एस आर इक्वल, वहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी आपस में इक्वल होते हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई। तो वो चीज मैंने यहां पे करके भी दिखाई हुई है। तो ये सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो एस और आई दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। ठीक है सर। बट सर ये सेविंग्स है क्या, इन्वेस्टमेंट्स क्या है सर, ढंग से सुनना बात को। सेविंग्स बेटा एक्चुअली में विड्रॉल होती है। सेविंग्स क्या है, देखो मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों के पास सारी चीजें लिखी रहे। सेविंग्स क्या होती है बेटा, सेविंग्स विड्रॉल होती है। क्या होती है, विड्रॉल। सर कहां से बेटा, इनकम स्ट्रीम से, फ्रॉम इनकम, फ्रॉम इनकम स्ट्रीम। ठीक है सर, अभी समझाऊंगा। और इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बेटा इंजेक्शंस। इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं इंजेक्शंस, इंजेक्शंस इनटू द इनकम स्ट्रीम। ये बात ध्यान रख लेना, इंजेक्शंस इनटू द इनकम। ठीक है, यानी कहने का मतलब मैं बताता हूं, वो चीज जो इनकम को कम करती है वो होती सेविंग्स, वो चीज जो इनकम को और बढ़ाती है वो होती है इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट्स आर विड्रॉल फ्रॉम, सेविंग्स आर विड्रॉल फ्रॉम द इनकम स्ट्रीम, वेयरएज इन्वेस्टमेंट्स आर इंजेक्शंस इनटू द इनकम स्ट्रीम। ठीक है सर। आप सुनते रहो सारी बातें, ये सेविंग्स हो गई, ये इन्वेस्टमेंट्स हो गई। अब सर अगर दोनों आपस में इक्वल आ जाए तो हम बोल रहे हैं हम इक्विलिब्रियम अचीव कर सकते हैं। अब सर इस बात का मतलब क्या है, और इस बात का मतलब समझाऊं। मान लो एक नहर है सर, यहां से कट लगा दिया, ठीक है, हाँ जी सर, और सर यहाँ पे पानी आने लगा और यहाँ पे आप सेव करने लगे पानी। ठीक है सर, बिल्कुल सर। और फिर मैंने यहाँ पे कट लगाया और मैं यहाँ से जितना पानी निकाल रहा हूँ उतना पानी मैं यहाँ से इंजेक्ट करने लगा। ये क्या है सर, इन्वेस्टमेंट्स है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। अब मान लो अगर जितना मैं निकाल रहा हूँ पानी उतना ही मैं डाल रहा हूँ, तो इस पे नहर पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये स्टेबल रहेगी। क्या रहेगी, स्टेबल। मानते हो बात को, नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल स्टेबल रहेगी। तो मान लो ना ये इनकम है, वाई, वाई क्या होती है, इनकम, ये इनकम है। और सर ये जो निकाल रहे हो सेविंग्स, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट। सर तो अगर इन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं तो इनकम स्टेबल रहेगी, और स्टेबल सिचुएशन को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये लो भाई, क्या बोला जाता है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, हाँ जी। तो सर हम ये भी बोल सकते हैं जहाँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इक्वल है वहां पे बेटा इक्विलिब्रियम अचीव होता है। और मैं आपको बात नोटिस भी करा दूं, आपने करी नहीं।
जहां पे एडी और एसी इक्वल है वहां पे देखो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी आपस में दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यानी सर हम सेम अप्रोच को दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स अप्रोच। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो इसके अंदर स्केड्यूल और डायग्राम का जो चक्कर है वो भी मैं करा देता हूं, आओ। इनकम वही 0, इसको याद कर लो, 100, 200, 300, 400 और 500। ठीक है सर। और उसके बाद अगर बात करें किसकी, कंजम्पशन, याद कर लो ये टेबल ये एज इट इज याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, हाँ, इसको 70 से इंक्रीज कर दिया करो। एस कैसे निकलेगा, माइनस कर लिया करो, -30, फिर 30 से बढ़ा दिया करो। याद करने का तरीका 30 से इंक्रीज कर दिया, सिंपल। ठीक है, हाँ जी सर। इन्वेस्टमेंट्स बेटा वो कांस्टेंट रहती है, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स है, वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट्स है। कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं। ठीक है, हाँ जी, देख लो एक बार जरा। ठीक है, अब अगर बात करूं ना मैं, ठीक, कहां पे, जहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपस में इक्वल आ रहे हैं, दिख रहे हैं हमें, है ना, और वहीं पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है 300 लेवल ऑफ इनकम पे, यहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स इक्वल। इसी चीज का डायग्राम बनाते हुए देखेंगे हम, आओ। और बहुत ही सिंपल, ये लो, देखो यहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स लूंगा और नीचे लेवल ऑफ इनकम लूंगा। ठीक है सर। सर सेविंग्स कहां से स्टार्ट होती है, नेगेटिव से, तो देखो सेविंग को बिना रुके बिना ठुके नेगेटिव से। ठीक है, ये रही एस। और सर इसको इधर आओ, ये लो, ये इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स क्योंकि हमारी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, हाँ, मान लो ये 60 पे कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो देखो दोनों यहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है बेटा आपका, ये जो पॉइंट है यही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्योंकि यहां पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपस में इक्वल हैं। समझ गए बात को, हाँ जी। तो ये क्या है, ये आपका 300 लेवल ऑफ इनकम। सिंपल, कितनी सिंपल सी बात है। बट सर जहां इक्विलिब्रियम होता है, जहां इक्विलिब्रियम होता है उसके साथ साथ डिसइक्विलिब्रियम भी होता है। ये रहा सर, सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, और सर सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, कोई इसके अंदर दो राय होनी ही नहीं चाहिए किसी बच्चे को। अब जहां इक्विलिब्रियम है वहां डिसइक्विलिब्रियम भी है, बिल्कुल सर। तो क्या करना है, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, रोक नहीं सकता कोई हमें पढ़ने से। तो सर अगर सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट से तो क्या होगा, आओ जरा सुन लो मेरी बात को। इन्वेस्टमेंट्स को छेड़ नहीं सकते, वो कांस्टेंट है, तो सेविंग को कम करना पड़ेगा। और सेविंग को कम करने का तरीका है बेटा, प्रोडक्शन कम करो देश के अंदर। तो प्रोड्यूसर अपने आप ही प्रोडक्शन कम कर देंगे, उससे क्या होगा, उससे बेटा उनकी लेवल ऑफ इनकम कम हो जाएगी देश के अंदर। और इनकम और सेविंग्स डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, देश के अंदर सेविंग्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये कब तक होगा, जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों आपस में इक्वल नहीं आ जाते। समझे या नहीं समझे, है ना, कितना सिंपल है ना। तो यानी प्रोडक्शन कम कर रहे हो, दैट मींस इसका मतलब पता है क्या है, कि आपका सामान बच रहा था, बिक नहीं रहा था। इसको बोलते हैं आपके पास अनप्लान्ड इन्वेंटरीज बच रही थी। क्या बच रही थी, अनप्लान्ड इन्वेंटरीज। मानते हो बात को, नहीं मानते, अनप्लान्ड इन्वेंटरीज बच रही थी, तो आपने प्रोडक्शन कम करा, तब ये ऐसा हुआ। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इफ देयर इज अनप्लान्ड इन्वेंटरीज लेफ्ट विद द प्रोड्यूसर देन एक्सप्लेन द इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म। तो आपको ये पूरा कंडीशन लिखनी है, कंडीशन नंबर 1। चलो कंडीशन नंबर 2 भी देख लो। ठीक है सर। सर सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है, तो सेविंग बढ़ानी पड़ेगी। सेविंग बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ाओ, ये लो भाई, इनकम बढ़ाओ। ठीक है, बढ़ेगी उससे इनकम, सेविंग बढ़ेगी उससे। और ये कब तक होगा, जब तक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स दोनों आपस में इक्वल नहीं आ जाते। ये लो भाई, बात खत्म। दोनों डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस भी बता दी मैंने। अब आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो आगे तो चल रहे हैं, सारी की सारी बातें हमें करनी है, समझनी भी है। ठीक है, हाँ जी। अब ढंग से सुनना पूरी बात को। ठीक है, अब आ जाता है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और अगर बात करी जाए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की ना, ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी हैं। सुनते रहना, सारी बातें समझते रहना, डोंट वरी, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा। सर जब भी देश के अंदर सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, डेल्टा आई, ठीक है सर, उससे क्या होता है, उससे देश के अंदर नेशनल इनकम बढ़ जाती है। बढ़नी बढ़ती है नेशनल इनकम। जितने टाइम्स बढ़ती है उसको ही क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस नेशनल इनकम k टाइम्स, दिस k इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है सर। अब थोड़ी सी बात और समझाओ। मान लो देश में सरकार ने बेटा 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है सर, उससे नेशनल इनकम बेटा 5000 करोड़ से बढ़ गई। ठीक है सर। तो सर कितने टाइम्स बढ़ी, बेटा 5 टाइम्स बढ़ी। तो 5 टाइम्स जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ध्यान रखना। तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, देखो,
ठीक है, बल्कि ऐसे देखो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, k इज इक्वल्स टू हो गया फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, 1 ही हुआ। सर डेल्टा वाई कितना है बेटा 5000 और डेल्टा आई कितना है बेटा 1000, ठीक है, तो उसको कैंसिल आउट करोगे तो 5 टाइम्स ही तो आएगा, क्या आएगा 5 टाइम्स, तो ये 5 टाइम्स क्या है, ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। यानी देश के अंदर जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे नेशनल इनकम उससे ज्यादा टाइम्स बढ़ जाती है, और जितने टाइम्स बढ़ रही है उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज नेशनल इनकम k टाइम्स एंड दिस k इज नोन एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी सर। अब इसी के अंदर कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं, आओ जरा आपको पता होना चाहिए जो k होता है उसका एक फॉर्मूला और है, याद कर लेना ये फॉर्मूला, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS, ये रिलेशनशिप होती है। यानी k जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली किससे, अब तो समझ में आ गया होगा, लिख ही दिया, डायरेक्टली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड किससे, विद MPC, MPC से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। और सर k का, ठीक है, इनवर्सली या इनडायरेक्टली रिलेटेड, इनडायरेक्टली रिलेटेड विद MPS, ये लो भाई, ठीक है, मानते हो बात को? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अब मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा और मैं आपको कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। k की मैक्सिमम वैल्यू पूछता है, वो क्या पूछता है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। तो सर इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, 1 अपॉन 1 माइनस MPC इसका फॉर्मूला है, ठीक है सर। तो 1 अपॉन 1 माइनस, आपको पीछे मैंने MPC की वैल्यू बताई थी, कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो आप लोगों को पता होना चाहिए MPC की रेंज 0 से लेके 1 के बीच में वेरिएट करती है, पता ही नहीं पता, ये MPC की रेंज होती है। तो MPC रेंजेस बिटवीन 0 to 1, तो मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू रखो यहाँ पे, है ना, तो दैट इज 1 अपॉन 0 कितना, इन्फिनिटी। तो सर k की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है, ठीक है सर। मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लें, आओ मिनिमम वैल्यू देख लो एक बार इसकी, ठीक है, क्या k इज इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी पीछे जो बताया 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ठीक है। मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू रखो, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस 0, दैट इज 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। यानी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू 1, यानी k की जो वैल्यू है वो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ये इसकी वैल्यू निकल के आती है, याद रखना, सारे के सारे MCQs में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस करने पे आ जाते हैं, अब जरा हम कुछ बेटा क्वेश्चंस करने पे आ जाते हैं क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आओ जरा मेरे साथ, देखो मैं कराता हूं, डोंट वरी, ठीक है। वो बोल रहा है एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। सर डेल्टा आई हो रहा है, उससे नेशनल इनकम बढ़ गई, कितने से, नेशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई कितना, 200 करोड़ से, लिख लेता हूं। MPC की वैल्यू दे रखी है, कितना MPC की वैल्यू बोल रहा है वो 0.75 दे रखी है, और पूछ रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बताओ, डेल्टा आई बताओ। अरे बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आओ जरा ढंग से देखते हैं, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल। अब इधर आओ, हमें पता है फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला है, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं इस बात में, ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा, ठीक है, इस यहां तक कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सर कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक। अब इधर सुनो, अब मेरे को डेल्टा वाई की वैल्यू दे रखी कितना, 200 करोड़, ये लो सर, डेल्टा आई ये तो निकालना है, और उधर 1 अपॉन 1 माइनस MPC की वैल्यू दे रखी होगी। MPC की वैल्यू कितनी है, MPC की वैल्यू है बेटा 0.75, ठीक है, हाँ जी सर। सर इसको उधर और इसको उधर ऐसी तो करना पड़ेगा, तो डेल्टा आई को उधर ले जा रहा हूं, डेल्टा आई इधर बेटा 200 बचा, हाँ जी सर। सर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे बेटा, 0.25 से, यही तो करना पड़ेगा, हाँ 0.25 से। अरे इन दोनों को माइनस करोगे 0.25 नहीं आएगा, है बताओ, पॉइंट हटा के चाहे तो ऐसे कर लो, 0 लगा लो, ठीक है, और 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लो, कितना आ गया, 50 करोड़ आ गई आंसर, ये आपका डेल्टा है। सर अगर k निकालने को बोल देता, k निकालने को बोल देता, फॉर्मूला पता नहीं है क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सर डेल्टा वाई कितना है बेटा, डेल्टा वाई आपका 200, ये कितना आया, ये आया 50, कैंसिल आउट करो तो सर 4 टाइम्स निकल के आ गया, समझ रहे हो। अरे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल बेसिक। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। सर इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है बेटा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 0.6, ठीक है, मैं लिख रहा हूं MPC की वैल्यू देखो, पहले जो चीज गिवन है वो लिख लिया करो, यहाँ पे रॉ फॉर्म में लिख ली 0.6, और व्हाट विल बी द चेंज इन द नेशनल इनकम, यानी सर डेल्टा वाई निकालना है, नेशनल इनकम बोल रहा है डेल्टा वाई,
और इफ डेल्टा आई दे रखा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना गिवन है बेटा 50, ये लो 50 करोड़। कितना सिंपल है, वैसे ही नहीं करना। तो वहां डेल्टा वाई दे रखा था, डेल्टा आई निकालना था, डेल्टा आई दे रखा है, डेल्टा वाई निकालना है। तो कुछ नहीं करना, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है सर डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई इस बार दे रखा है, नीचे लिखो 50, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस कितना दे रखा है ये 0.6, इसको ऊपर ले जाओ। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 50, नीचे कितना आ जाएगा 0.4, पॉइंट हटा के 0 लगाओ, ठीक है, कैंसिल आउट करो, कितना आ रहा है 125 आना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। कितना आना चाहिए जरा चेक करो एक बार, 125, 250, हाँ ठीक है, हाँ तो ये आना चाहिए 125 करोड़। जरा चेक कर लो एक बार, मैं भी देख लूँ कैलकुलेशन, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कहीं बोलो सर कैलकुलेशन ठीक नहीं कर रहे, फिर सारे पिटोगे मेरे से। कितना था 4, ठीक है, हाँ 125, ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने, आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब इस टाइप का क्वेश्चन देख लो एक, सर सपोज दैट कंजम्पशन इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा, सी दे रखा है, आओ सॉल्यूशन निकालें। सी दे रखा है 40 प्लस 0.75y, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैं कर रहा हूं मुझे बस देखते रहो। हाँ सर निकालना क्या है, और आई दे रखा है, पहले लिख लो आई, इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है बेटा 60 करोड़, ठीक है, हाँ जी सर। अब सर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम यानी वाई निकालना है, कंजम्पशन यानी सी निकालना है, और क्या निकालना है, सेविंग निकालना है, एस निकालना है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिंपल। तुम्हारे लोगों के चक्कर में पसीना आ गए, कॉन्टिन्यूस बोले चले जा रहा हूं। वीडियो को लाइक कर देना शांति से, कमेंट कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। सुनो भाई, अब y निकालने के लिए आपको पता है सर इन इक्विलिब्रियम हमें पता है बेटा s इज इक्वल्स टू आई होता है, तो सर सीधा y इज इक्वल्स टू हम c प्लस एस की जगह c प्लस आई लिख सकते हैं। हाँ जी यही समझा रहा था बस बात में। तो सर y इज इक्वल्स टू c की तो पूरी वैल्यू दे रखी है, कितना है बेटा 40 प्लस, है ना, कितना है 0.75 y, और i भी दे रखा है क्या, हाँ ये रहा i, कितना है 60 करोड़। लो भाई हो गया काम, 40 और 60 100। सर y इस इधर ले आओ, तो y माइनस कितना हो जाएगा 0.75y, और आप लोगों को पता है जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है ना, तो 1 में से माइनस करो, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.25y इज इक्वल्स टू 100। ये लो भाई, तो y इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 0.25, पॉइंट हटा के 2 0 लगाओ, कैंसिल आउट करो, ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा 400 करोड़ आ गई। ये लो सिंपल, ठीक है। सी निकालने का जो मैं तरीका बताऊं वही, ये था फर्स्ट पार्ट। चलो सेकंड पार्ट पे आओ। अब सेकंड पार्ट सी कैसे निकलता है बेटा, हमें पता है y इज इक्वल्स टू क्या है सी प्लस आई, बात खत्म। सर सी कैसे निकलेगा, y माइनस आई, ये दे लो, y अभी निकाला 800, ठीक है, आई कितना दे रखा है, आई कितना दे रखा है, लो 60 दे रखा है, 740 आंसर आ गया। अरे सिंपल यार। और भैया एस तो बहुत ही डिफिकल्ट बात कर दी सर, s इज इक्वल्स टू आई होता है इन इक्विलिब्रियम, पता है नहीं पता, बोलो हाँ जी सर। तो सर s इज इक्वल्स टू आई कितना दे रखा है, आई ये रहा 60, ये लो बात खत्म हो गई। ये लो ये 3 चीजें निकालनी थी, डन है। ओके की रिपोर्ट। चलो भाई आगे चलते हैं। सर एक ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये बेटा इस क्वेश्चन का नाम है वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन को ही बोल दिया वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, नाम है इसका ही। कैसे, वो बोल रहा है 2 सेक्टर मॉडल के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दे रखे हैं, और आपको बोला नहीं है, मैं बता देता हूं। वो बोल रहा है फाइंड y, फाइंड करो y को। आओ बिल्कुल करेंगे फाइंड y को। हमें पता है इन इक्विलिब्रियम s और i आपस में इक्वल होते हैं, s ये i दोनों को इक्वल कर दो। s कितना है -10 प्लस 0.2y, i कितना है बेटा -3 प्लस 0.1y, लो खत्म। y वाले एक तरफ, नॉर्मल वाले एक तरफ, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है, हाँ जी, तो उधर हो जाएगा 10 - 3, है ना, इसको मैं उधर ले आता हूँ, है, तो ये हो जाएगा 0.2y माइनस 0.1y, तो ये माइनस करोगे तो ये 0.1y ही बचेगा, और ये क्या बचेगा 7, तो y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा के 0 लगाओ, तो ये आ गया आपका 70 करोड़। ये लो भाई खत्म बात। ऐसे निकालना, इतना जरा सा क्वेश्चन, तभी मैं इसको बोल रहा था वेरी वेरी सिंपल। जो चीज देखने में डिफिकल्ट लगती है वो एक्चुअली में होती नहीं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते हैं ही नहीं,
तो जो क्वेश्चन आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा हो, मान लेना उस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ये सॉल्व करके इसका आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। कुछ तो होमवर्क देना बनता है, सारे के सारे बच्चे ध्यान रख लेना, और एक एक बच्चे का आंसर मैं चेक करूंगा, ये बात ध्यान रख लेना। आप वीडियो चाहे कभी भी देख रहे हो, मेरे को मतलब नहीं है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट करोगे। ठीक है, हाँ जी, या मैं करके बताऊं? बोलो, करके बताऊं? ये वाला कर देता हूं क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर देता हूं। अब सर वो बोल रहा है इन एन इकोनॉमी एवरी टाइम इनकम राइजेस, हमेशा इनकम बढ़ती है, उसका 75% जो राइज होता है इनकम में वो आप स्पेंड कर देते हो कंजम्पशन के ऊपर। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है बेटा जब भी इनकम बढ़ती है देश के अंदर, आप उसमें से कुछ कंज्यूम कर देते हो, यही तो बोल रहा है। मान लो अगर 100 रुपए से बढ़ रही है तो उसका कितना परसेंट? आपका 75% आप खर्चा कर देते हो। तो इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, क्या आएगा? 0.75। तो सर ये क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीसी तो होता है मेरे बेटा, क्या होता है? एमपीसी ही तो होता है, तो एमपीसी ही तो गिवन है आपको इनडायरेक्टली। और क्या गिवन है? और बेटा क्या गिवन है? सामने देखते हैं, इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट आई गिवन है। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट चेंज तो नहीं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। नाउ सपोज इन द सेम इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट राइजेस है, हाँ आई नहीं है, डेल्टा आई है, कितना है? 750 करोड़। अब वो क्या बोल रहा है निकालने के लिए? डेल्टा वाई और डेल्टा एस, ये बोल रहा है निकालने के लिए। बोलो भाई, बोलो, आ जाए जरा लाइन पे या नहीं आ जाए? जल्दी बताओ, आ जाए लाइन पे या नहीं आए? आ जाए, चलो ठीक है सर। तो सर फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये है फॉर्मूला। ठीक है सर, बिल्कुल यही है फॉर्मूला। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, हाँ अब सुनो मेरी बात। तो डेल्टा वाई तो निकालना है, ठीक है सर, और सर डेल्टा आई कितना है? बेटा डेल्टा आई है 750 करोड़। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, तो 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू कितनी है? एमपीसी की वैल्यू है 0.75। ठीक है सर, इसको उधर ले जाओ, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू 750 अपॉन 0.25, इसको जरा ऊपर 2 0 लगा दो, यही तो होगा, है ना? चलो आओ इसको डिवाइड कर लें क्या? चलो तुम लोग बोल रहे हो तो कर ही लेता हूं मैं। आओ, कितना है? ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है? 25। तो बेटा ये आ गया, वैसे तो कर ही देता मैं 3000, बट मिस्टेक नहीं करना चाह रहा मैं। ठीक है, हाँ 3000, ये कितना आ गया? 3000, डेल्टा बाय 3000। अब डेल्टा एस निकालने का एकमात्र साधन है, ठीक है, वो है हमारा एमपीएस। एमपीएस का क्योंकि फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस आ गया तो डेल्टा वाई अभी निकाला है, काम बन जाएगा। सर अगर एमपीसी आ गया है तो आपको पता है एमपीएस कैसे निकलेगा? 1 माइनस एमपीसी करके। ठीक है सर 1 में से एमपीसी माइनस कर दो, दैट इज 0.75 माइनस कर दो, तो ये 0.25 आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। अब देखो 0.25 आ गया तो यहां रखूंगा 0.25 इज इक्वल टू डेल्टा एस निकालना है, डेल्टा वाई 3000 अभी निकाला है। लो चलो भाई, कमेंट करके बताओ एमपीएस की वैल्यू, सॉरी डेल्टा एस की वैल्यू। ये लो भाई, ये लो, इसका आंसर अब आप बताओगे मेरे को कमेंट करके यहां पे। डन 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 डन, ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है? आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। अब आगे चलने के लिए, ठीक है, आगे चलने के लिए हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सुनना मेरी बात, टॉपिक का नाम इसलिए नहीं लिखता मैं ताकि मैं समझाऊं उसको, स्क्रैच से लेके चलूं सारी बातें। अब ये जो है ना बेटा की प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम लिख रखी है मैंने। सर प्रॉब्लम किस चीज की? बेटा प्रॉब्लम है ये, ठीक है, एक्सेस डिमांड की। अब आपको दो चीजें पढ़नी है, एक तो एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम पढ़नी है, इसको और कुछ भी बोलते हैं बेटा, इसको इन्फ्लेशनरी गैप भी बोला जाता है, और पेपर में इसके ऊपर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या बोला जाता है इसको? इन्फ्लेशनरी गैप बोला ही जाता है। ठीक है, हाँ जी सर। अब सर ये क्या है? बेटा ये ऐसा है, एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जब भी क्या होता है इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो उससे एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाती है। मैं समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं। देखो भाई, जब भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाती है, किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। ठीक है सर, बट सर ऐसा कहाँ हो रहा है? बेटा ऐसा हो रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे।
अब आपको पता है, मेरे से कोई पूछना मत ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है। बेटा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है जहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा है ना। तो अगर ऐसा दोनों आपस में इक्वल थे, भी दिखाऊंगा, विजुअली रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो जहां पे एडी और एएस आपस में इक्वल थे फुल एम्प्लॉयमेंट, तो और वहां पे एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए तो बेटा एक गैप क्रिएट हो जाता है एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट सप्लाई में। उस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर महंगाई आ जाती है। कैसे होता है ये काम, आओ जरा देखते हैं। देखो एक काम करते हैं, जब डायग्राम बनाते हैं उसके साथ साथ हम यहाँ पे कुछ बातें देखेंगे उसके साथ, ठीक है। हाँ जी, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। हाँ जी, डायग्राम बनाना सीख लो बस, सारा काम यहीं खत्म। एडी और एएस और यहाँ पे हम लेंगे लेवल ऑफ इनकम यानी वाई, ठीक है। चलो एएस तो सबको बनानी आई गई है, ठीक है सर। 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं ऊपर जाती है। और सर जो एडी होती है वो, आओ एडी बनाते हैं। एडी ऐसे जाती है, ये रही एडी आपकी, ठीक है। हाँ, तो ये है एएस और ये है एडी, ठीक है सर। अब क्या हुआ, देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करी गई एक्स्ट्रा, सर उसकी वजह से सर क्या हुआ कि ये शिफ्ट कर गई ऊपर की तरफ। इसको डॉटेड बना देते हैं, आओ ये लो इमेजिनरी लाइन, ठीक है। हमारी एग्रीगेट डिमांड का कर्व ऊपर शिफ्ट कर गया। सर पहले फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे आ रहा था बेटा? पहले फुल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे आ रहा था जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। क्योंकि इस पॉइंट पे एडी और एएस आपस में इक्वल थे, यही फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। बट सर इस लेवल पे, ओवाई लेवल पे है ना, ओवाई लेवल पे चेक करो सर। अब देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में गैप क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट ई है तो मैं इसको एफ नाम दे रहा हूं। तो ये जो ई एफ सेगमेंट दिख रहा है आपको, ये ई एफ सेगमेंट, यही इन्फ्लेशनरी गैप कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा? इन्फ्लेशनरी गैप। और ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि भाई देश के अंदर जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया है। सर क्यों? क्योंकि बेटा जब डिमांड ज्यादा हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। और आपके पास कोई साधन नहीं है, ठीक है, सप्लाई वगैरह बढ़ाने का, क्योंकि आप फुल एम्प्लॉयमेंट थे, वहां पे सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड है। तो बेटा कोई एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, तो कुछ नहीं होगा। उसका एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या? उसका एक ही कॉन्सिक्वेंस है, देश के अंदर महंगाई आ जाएगी। इस चीज को डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बोला जाता है, क्योंकि डिमांड ने इन्फ्लेशन को पुल करा है, महंगाई को डिमांड ने पुल करा है। इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कोई इसमें कोई आपको रोक नहीं सकता, समझे बात को। इसी चीज को इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। तो एनी इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड कहां पे? एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक। अब सर इसके इफेक्ट्स बताओ। पहला इसका इफेक्ट है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा। कहीं आप सोच रहे हो सर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा? नहीं, क्योंकि इकोनॉमी वाज ऑलरेडी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा बिकॉज इकोनॉमी वाज ऑलरेडी एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। सर उसके बाद बात करें तो लेवल ऑफ आउटपुट, बेटा लेवल ऑफ आउटपुट विल नॉट इंक्रीज। लेवल ऑफ आउटपुट भी इंक्रीज नहीं होगा। सर क्यों? बिकॉज अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे तो सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज कर ले, तो आउटपुट कैसे बढ़ाओगे? तभी तो सप्लाई नहीं बढ़ पा रही, तभी तो प्राइस बढ़ रहे हैं देश के। सर बट प्राइस लेवल, हाँ जी प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। सर क्यों? क्योंकि सेम रीजन, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गई किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। सिंपल, सोबर, बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हाँ जी सर, आगे चलते हैं सर। बिल्कुल, यहां तक बात समझ में आ गई। अब फिर से एक प्रॉब्लम मैं आपको दे देता हूं। सर कौन सी प्रॉब्लम? बिल्कुल उसकी अपोजिट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सर, प्रॉब्लम कैसी है बेटा? डेफिशिएंट डिमांड की। डेफिशिएंट डिमांड, हाँ अभी हमने एक्सेस डिमांड पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। हाँ जी सर, डेफिशिएंट डिमांड। अब सर डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है? ढंग से सुनना, डेफिशिएंट डिमांड क्या है? अगर एग्रीगेट डिमांड बेटा अब कम हो गई एग्रीगेट सप्लाई से, और ये सब काम फुल एम्प्लॉयमेंट पे हो रहा है, तो बेटा इस बार प्राइस बढ़ने की जगह कम होने लगेंगे देश में। उसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। तो ये डिफ्लेशनरी गैप के नाम से भी जाना जाता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। सर एनी डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट creates a gap between aggregate demand and aggregate supply and this gap is known as deflationary gap। डायग्राम बना है, बिना डायग्राम का तुम लोगों को मुझे पता समझ नहीं आएगा। आओ ये लो भाई, ढंग से देखते रहो। यहां पे क्या लेना है? वही एडी और एएस, और यहां पे बेटा लेवल ऑफ इनकम वाई, लेवल ऑफ इनकम वाई लेनी है हमें, ठीक है। हाँ जी, देखते रहो देखते रहो। सर एग्रीगेट सप्लाई की अगर बात करें, वो कहां से स्टार्ट होती है बेटा? 45 डिग्री का एंगल याद रखना है बस, ठीक है। ये आपकी एएस है, ठीक है सर। सर एडी की बात करें तो बेटा एडी आपकी ये रही, ठीक है, ऐसे जाती है एडी। और सर अब क्या हुआ बेटा? अब एडी कम हो गई है इस बार, ये मान लेना एडी कम हो गई है, ये रही एडी कम हो गई, पहले बढ़ रही थी। तो ये है एडी
और ये है एडी डैश, ऐसे कर लो, ठीक है, याद रहेगा। ठीक है सर। सर पहले यहां पे आ रहा था बेटा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहां पे इक्वल थे, ये लो यहां पे इक्वल थे, मानते हो? हाँ जी सर। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था। अब क्या हुआ, अब बेटा उस लेवल पे ये पहले ई पॉइंट था इक्विलिब्रियम, ठीक है, कौन सा पॉइंट था? ई। अब ये वाला पॉइंट देखो एफ, आपको दिख रहा है कि इस लेवल पे इक्विलिब्रियम लेवल पे, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे कि गैप क्रिएट हो गया एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। इसको डीजी बोलूंगा, डीजी, ये लो डिफ्लेशनरी गैप। करेक्ट है? हाँ जी सर। तो सर इसकी वजह से इकोनॉमी में क्या होगा बेटा? इसकी वजह से इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल जो है देश के अंदर वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जनरल प्राइस लेवल विल डिक्रीज। ठीक है भाई, जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी विल डिक्रीज। इधर आओ, ये रहे इफेक्ट्स। सर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा, प्रोडक्शन कम करोगे तो लोगों को निकालोगे जॉब से। सर आउटपुट, हाँ प्रोडक्शन कम होगा क्योंकि सर सब इतनी डिमांड ही नहीं है। अरे डिमांड नहीं है तभी तो बेटा प्रोडक्शन कम कर रहे हो, लोगों को निकाल रहे हो। और सर जनरल प्राइस लेवल, बेटा प्राइस लेवल भी क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, प्राइस लेवल विल इंक्रीज नहीं है, प्राइस लेवल क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, हाँ जी सर। तो सर कंक्लूजन क्या है? तीनों चीजें डिक्रीज होंगी, ठीक है, चाहे वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, लेवल ऑफ आउटपुट हो, चाहे जनरल प्राइस लेवल हो, तीनों चीजें क्या होंगी? डिक्रीज। ठीक है, आगे चले। हाँ जी सर। अब कुछ चीज बहुत जल्दी समझाने जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि चैप्टर खत्म होने पे आ रहा है। सर अब इसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। हाँ जी बेटा, एक पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? मॉनेटरी पॉलिसी। अब सर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ जी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन दोनों कंट्रोल कर सकते हो। सर मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कौन करता है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके अंदर दो मेजर्स हैं। पहले मेजर्स है हमारे पास क्वांटिटेटिव मेजर्स, ठीक है, हाँ जी, क्वांटिटेटिव मेजर्स। सर क्वांटिटेटिव मेजर्स मैं दिखाता हूं आपको, है नहीं मेरे पास, वरना भी मैं पूरा चमका देता। ठीक है क्या? नहीं है, ठीक है, हाँ, बट लिख के लाना, डोंट वरी, टेंशन मत लो, ठीक है, हाँ, सारी चीजें हमारे पास। अब सर बैंक रेट क्या रेट है बेटा? ये ऐसा रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक पैसा देता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को उधार। तो जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक पैसा लेता है सेंट्रल बैंक से उधार, उसी को हम बैंक रेट बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक, और इधर है बेटा दी बाप ऑफ ऑल बैंक, दी पापा ऑफ ऑल बैंक, आरबीआई, है ना। अब आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इनको लोन देता है ना, और इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। उस इंटरेस्ट को ही बैंक रेट बोलते हैं। तो इट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक, ये ध्यान रखना। अब सर अगर आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, ठीक है, तो पीएनबी पता क्या करेगा? पीएनबी जो जनरल पब्लिक को लोन देता है ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। तो अगर आरबीआई ने, इधर देखो, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा? कॉमर्शियल बैंक बेटा इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देगा। कॉमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट का रेट अगर बढ़ा दिया, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा दिया, तो बेटा लोगों के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा? कॉस्टली। तो हम लोग लोन कम लेंगे तो देश के अंदर बेटा सप्लाई ऑफ मनी कम हो जाएगी, हम लोगों की पीपी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। वाइस वर्सा डिफ्लेशन के अंदर। फिर आता है बेटा कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो बेटा, जब भी कॉमर्शियल बैंक के पास कुछ अमाउंट आता है एज अ रिजर्व, ढंग से सुनना, ठीक है, ये कॉमर्शियल बैंक, इनके पास कुछ अमाउंट आया एज अ डिपॉजिट, रिजर्व छोड़ो, एज अ डिपॉजिट आया, मान लो 1000 रुपए आए, तो उसमें से कुछ अमाउंट इनको आरबीआई के पास एज अ रिजर्व रखवाना पड़ता है, उसी को हम सीआरआर बोलते हैं। मान लो 10% चल रहा है, एट द रेट 10% चल रहा है, तो इसमें से 100 रुपए इनको यहां पर रखवाने पड़ेंगे। तो इनके पास कितना बचेगा? इनके पास बचेंगे बेटा 900 रुपए, समझे, लोगों को लोन देने के लिए। तो अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो इनके पास लोगों को लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा, तो इनकी सीसीसी, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, कम हो जाएगी। तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम, लोगों को लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो बेटा खरीदारी कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, वाइस वर्सा डिफ्लेशन के अंदर। सिमिलरली बेटा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जब भी मान लो कॉमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है, मान लो 1000 रुपए आए, ठीक है, ये पंजाब नेशनल बैंक है आपकी, ठीक है, तो इनको आरबीआई के पास तो रखवाना पड़ता है, जो आरबीआई के पास रखवाते हो वो सीआरआर होता है, बट आरबीआई बोलता है कुछ अपने पास भी रखना है यहाँ पे, उसको एसएलआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसएलआर। तो यानी वो रिजर्व जो कॉमर्शियल बैंक को अपने पास मेंटेन करना है, जब भी उनके पास डिपॉजिट आता है उसमें से किसी को लोन नहीं दे सकते, उसी को हम बोलते हैं एसएलआर, और वो लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है, यानी इन दी फॉर्म ऑफ कैश आपको अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इन्फ्लेशन के टाइम एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है और डिफ्लेशन के टाइम एसएलआर को कम कर दिया जाता है, ठीक है।
सिमिलरली ऐसा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। एक चीज और बता दूं मैं, अगर हम CRR और SLR दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते, तो वो LRR बन जाता है, लीगल रिजर्व रेशो। तो पूछ लिया जाता है कभी बार, तो वही बता रहा हूं, CRR प्लस SLR इज इक्वल्स टू क्या होता है, LRR, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ जी, और अब मैं ये सारी बातें कर रहा हूं तो मैं आपको चाहता हूं थोड़ा सा बता भी दूं कि हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाके बेटा एनरोल करा सकते हो। तो आपको अगर मेरे से 1-to-1 पढ़ना है, ठीक है, तो आ जाओ, बढ़िया, बच्चे सब पढ़ रहे हैं पेड के अंदर, ठीक है, और बड़े तरीके से मजा आ रहा है। अदरवाइज मैं सारा कंटेंट तो आपको दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आपको देखो, यहाँ दिख रहा है आधार 4.0, ठीक है, तो आप इसके अंदर एनरोल करा सकते हो। कभी भी प्राइस पे करने की जरूरत नहीं है, हमेशा मीटर डिस्काउंट लो, 8111 लगा सकते हो कोड, मेरा कोड है, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करें, OMO की, तो क्या होता है, RBI के पास बेटा काफी सारी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हुई है, ठीक है, जो इन्होंने गवर्नमेंट की कंपनीज में करी है। यहाँ पे काफी सारे शेयर्स पड़े हुए हैं RBI के पास, ठीक है। तो RBI उन शेयर्स को क्या करता है, उन शेयर्स को खरीदता बेचता रहता है। किसको बेटा, कॉमर्शियल बैंक्स को। ये कॉमर्शियल बैंक्स हैं, इनको खरीदता बेचता रहता है। तो इस खरीदने और बेचने को ही ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। देखो, इट इज कंसर्न विद द सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। हाँ जी सर। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये क्यों खरीदता बेचता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। अगर RBI को इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो RBI पता क्या करेगा, RBI उस टाइम सेल कर देगा। क्या कर देगा, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जैसी सेल करेगा RBI, जैसी सेल करेगा तो इनको खरीदनी पड़ेगी, तो इनके पास जो पैसा पड़ा था लोगों को लोन देने के लिए वो कम हो जाएगा। ये लो, तो बस वही, लोन कम जाएगा देश के अंदर, लोग खरीदारी कम करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल। सिंपल यार, बहुत ही सिंपल। सर अब यहां से क्वालिटेटिव पे आ जाते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स पे, ठीक है। हाँ जी, क्वालिटेटिव मेजर्स। अब जब बात करते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेरे से लिख के रख लो, मार्जिनल रिक्वायरमेंट पेपर में आते ही आता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट एक्चुअली होता क्या है मैं बताता हूं, इट इज द डिफरेंस। मार्जिनल रिक्वायरमेंट एक्चुअली पता है क्या, इट इज द डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस। सर किस चीज के बीच में, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, ऑफर्ड फॉर लोन एंड एक्चुअल लोन, एंड एक्चुअल लोन। तो ढंग से सुनना, वो एसेट, मान लो आपको लोन चाहिए है कितने का, सर मेरे को 1 लाख का लोन चाहिए, ठीक है सर, बट बैंक बोल रही है भैया आपको 1,20,000 की उसके अगेंस्ट क्या रखवानी पड़ेगी, एसेट, तब आपको लोन मिलेगा, गिरवी रखवानी पड़ेगी। तो बीच में डिफरेंस कितना, 20,000 का। तो ये मान लो 20,000 क्या है बेटा, 20,000 आपकी मार्जिनल रिक्वायरमेंट है। समझ गए बात को, ये होता है। अब सर इसके थ्रू कैसे कंट्रोल करें, सुनो मेरी बात। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन मार्जिनल रिक्वायरमेंट RBI बढ़ा देता है, तो इससे पता है क्या होगा, इससे एक्चुअल लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो एसेट तो यही रहेगी, मार्जिनल रिक्वायरमेंट मान लो RBI ने बोल दी 30,000 है, अब क्या होगा, एसेट की वैल्यू तो आप यही, एसेट तो यही रखवाओगे, बट इसके अगेंस्ट जो लोन मिलेगा वो 1 लाख नहीं मिलेगा, 90,000 मिलेगा। मानते हो बात को, है ना। तो एक्चुअल लोन का अमाउंट कम हो गया, तो एक्चुअल लोन का अमाउंट जब कम हो गया तो देश में लोन कम जाएगा, लोन कम जाएगा तो बेटा सप्लाई ऑफ मनी कम, परचेजिंग पावर कम, एग्रीगेट डिमांड कम, इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। सिंपल। आगे चलें, अब आ जाती है बेटा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी की अगर मैं बात करूं ना, ठीक है, फिस्कल वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो सरकार के रेवेन्यू से रिलेटेड है। सरकार की रेवेन्यू मतलब इनकम, और सरकार की इनकम का मेन सोर्स टैक्स है, यानी टैक्स से रिलेट करती है। दूसरा बेटा एक्सपेंडिचर से रिलेट करती है, किससे, एक्सपेंडिचर से। कोई भी चीज जो सरकार की इनकम और सरकार के खर्चे से रिलेट करती है वो फिस्कल होती है, ठीक है। हाँ, तो फिस्कल के अंदर 2 पॉलिसी पढ़नी है, रेवेन्यू पॉलिसी और एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सर रेवेन्यू, सरकार का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है टैक्स, ठीक है सर। तो सर एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन सरकार क्या करती है बेटा, टैक्स रेट बढ़ा देती है। सरकार क्या करेगी, इन्फ्लेशन में टैक्स देखो बढ़ा देगी। अब आपको पता है टैक्स बढ़ा दिया जाएगा तो लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। और जैसी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हुई तो मैं बोलूंगा लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी और एग्रीगेट डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, वाइस वर्सा डिफ्लेशन के अंदर। सिंपल सी बहुत पॉलिसी। सर एक्सपेंडिचर पॉलिसी के अंदर बेटा सरकार को खर्चे कम करने हैं। अगर इन्फ्लेशन चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर देश के अंदर महंगाई चल रही है ना, तो बेटा सरकार को एक्सपेंडिचर्स, खर्चे ना क्या करने हैं, कम करने हैं। क्यों सर, खर्चे कम करोगे तो देश में पैसा कम जाएगा, सप्लाई ऑफ मनी कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो लोग कम खर्चा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड कम, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी।
अब आप मेरे से ये पूछ सकते हो सर कौन सी टाइप के खर्चे, तो मैं आपको एक टाइप भी बता दूं खर्चों का, वो है नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। सरकार को इस टाइम पे बेटा नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स नहीं करने चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम, ठीक है। हाँ, ये सब कब करने चाहिए, जब डिफ्लेशन हो, ठीक है। और यहीं पे आके बेटा एक चीज लास्ट देख लो, डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है प्रिंटिंग ऑफ करेंसीज, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। आरबीआई जब नए नोट प्रिंट करता है, करेंसी का मतलब होता है नोट्स, आरबीआई जब क्या करता है, नई करेंसी प्रिंट करता है, नए नोट्स प्रिंट करता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो भैया अगर देश में इन्फ्लेशन है, महंगाई चल रही है, तो कम नोट छापो ना, पहले से सोचो। तो डेफिसिट डीएफ मतलब डेफिसिट फाइनेंसिंग कम करनी पड़ेगी, तभी देश के अंदर पैसा कम जाएगा, और कम जाएगा तो लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी और एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, और डिफ्लेशन में इसका अपोजिट। खत्म, खत्म कहानी भैया, खत्म कहानी, ये लो खत्म। तो देखा जाए तो आज हमने पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है अपना, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर, वन शॉट में निपटा दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, तमीज में पढ़ लेना, क्योंकि कल इसकी प्रैक्टिस भी, मतलब कल मतलब जब भी क्लास होगी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। तो उसका प्रैक्टिस का सेशन भी देख लेना पूरा का पूरा, कुछ एमसीक्यूज कराने वाला हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। टिल देन नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। बाय।